डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन को दर्शाने का प्रयास नहीं करता। वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस, कैरेक्टर्स और स्टोरीज उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं। हम किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते। अगर आपको किसी सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उसे तुरंत हटा देंगे। कमला सूरज की मंगेतर थी और उनकी शादी तब तय हुई थी जब सूरज बहुत छोटा था। कमला के पिता कौशल कुमार का सूरज के पिता सुरेश के साथ अच्छा संबंध था। इसके अलावा कौशल कुमार ने हमेशा सूरज को बहुत सराहा था। सुरेश परिवार की गरीबी और कौशल परिवार की संपत्ति के बावजूद कौशल कुमार ने 10 साल की उम्र में सूरज की शादी तय करने के लिए सभी विरोधों के खिलाफ फैसला किया। इन वर्षों में कमला का सूरज के प्रति रवैया उदासीन रहा, लेकिन कौशल कुमार का सूरज के लिए समर्थनपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि कौशल कुमार लगभग सूरज के दूसरे पिता जैसे थे। सूरज कमला के प्रति उदासीनता दिखाने का जोखिम उठा सकता था, लेकिन वह वास्तव में कौशल कुमार का आभारी था। आज कमला उससे नहीं मिली थी और कौशल कुमार निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से उस शाम उसके लिए एक निमंत्रण होगा जिसे सूरज मना नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से घर पर थोड़ी देर बाद एक काली मर्सिडीज सुरेश परिवार के दरवाजे पर रुक गई। कौशल कुमार नंदपुर शहर में एक जाने माने धनी व्यापारी थे। एक झोंकशान सूट में पहने हुए थे। उनके आंशिक रूप से भूरे बाल करीने से कंघी किए हुए थे, बिना एक भी तार इधर उधर हुए। सूरज, तुम बदमाश, तुम आखिरकार वापस आ गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, कौशल कुमार जोर से हंस पड़े। बिना किसी झिझक के सूरज को गले लगाया और कहा, आओ मुझे देखने दो कि तुम इन वर्षों में बदल गए हो। सूरज मुस्कुराया, कौशल चाचा। हा। कौशल कुमार जोर से हंसे और कहा, अच्छा, तुम इन वर्षों में ज्यादा नहीं बदले हो। चलो, रात के खाने के लिए मेरे साथ घर चलो। तुम वास्तव में कुछ हो, इतने लंबे समय से वापस आ गए हो बिना कौशल चाचा से मिले। कौशल कुमार को सूरज के घर की स्थिति नहीं पता थी और सूरज यह नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह कौशल कुमार को चिंतित नहीं करना चाहता था। कौशल कुमार का घर मेहलिन झील में था, जो शहर में एक जाने माने धनी विला क्षेत्र था, और उनके पास वहां एक एकल परिवार का विला था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सूरज ने सामने के दरवाजे पर एक लोहे का अष्टदिग्गज 8 त्रिकोणों का चिन्ह लटका देखा। कौशल कुमार विशेष रूप से परिवर्तन की पुस्तक बुक ऑफ चेंजेस अष्टदिग्गज से मोहित थे और उनका घर ऐसी किताबों से भरा था। लिविंग रूम में प्रवेश करने पर उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को सोफे पर टीवी देखते हुए देखा, कमला की मां श्रीमती कुसुम। कुसुम, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचे, कौशल कुमार उत्साह से चिल्लाने लगे। सूरज को देखकर श्रीमती कुसुम की आंखों में डिस्प्लेजर, असंतोष की झलक दिखाई दी। वह बैठी रहीं और एक ऐसे स्वर में कहा जो न हल्का था और न ही भारी, सूरज, तुम वापस आ गए। सूरज और कमला की शादी में सबसे बड़ी बाधा श्रीमती कुसुम थीं। वह हमेशा सूरज को नीचा देखती थीं। उनके विचार में उनका परिवार धनी और प्रभावशाली था और कमला बेहद सुंदर थी, किसी से भी ज्यादा मेल खाने वाली। वह हमेशा चाहती थीं कि उनकी बेटी किसी शहर के नेता के बेटे से शादी करे, या कम से कम एक अमीर आदमी के बेटे से। ये समान सामाजिक स्थिति का मेल होता। उनकी आंखों में सूरज के पास कुछ भी नहीं था, तो वह उनकी बेटी से कैसे शादी कर सकता था। भले ही कौशल कुमार ने शादी की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया था, श्रीमती कुसुम ने कभी भी सूरज को भाव नहीं दिया था। हालांकि सूरज 3 साल से दूर था और अब वापस आ गया था, वह अभिवादन करने के लिए उठी भी नहीं। कुसुम, थोड़ी देर के लिए सूरज का मनोरंजन करो। मैं खाना बनाने और सूरज के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने जाता हूं, कौशल कुमार ने कहा। श्रीमती कुसुम के चेहरे पर असंतोष की एक झलक आई, लेकिन वह फिर भी उठी और सूरज को बैठने के लिए कहा। क्या तुमने उस मुद्दे को निपटा लिया है? श्रीमती कुसुम ने लापरवाही से पूछा, लेकिन उनके सवाल ने सीधे सूरज के दिल पर वार किया। सूरज उस घटना के कारण नंदपुर छोड़कर चला गया था और श्रीमती कुसुम जानबूझकर पुराने घावों को खोल रही थीं। नहीं, सूरज ने शांति से जवाब दिया। ओह, श्रीमती कुसुम ने सूरज को देखा, तो अब जब तुम वापस आ गए हो, तो क्या तुम इसे निपटाने की योजना बना रहे हो? सूरज चुप रहा, मुस्कुराता रहा। उसका श्रीमती कुसुम के बारे में कभी अच्छा प्रभाव नहीं था और वह जानबूझकर उसे मुश्किल में डालने के लिए पिछली परेशानियों को खोद रही थी। अगर कौशल कुमार नहीं होते तो सूरज निश्चित रूप से श्रीमती कुसुम का मनोरंजन बिल्कुल नहीं करता। श्रीमती कुसुम का असंतोष और बढ़ गया।
चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ललित से तुलना करने पर सूरज पूरी तरह से अलग था। तुम इन 3 सालों में बाहर क्या कर रहे थे? श्रीमती कुसुम ने पूछा। सेना में सेवा कर रहा था, सूरज ने जवाब दिया। सेना में सेवा कर रहा था? श्रीमती कुसुम की आंखों में तिरस्कार दिखाई दिया। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और इसके बजाय सेना में शामिल होने का फैसला किया? सूरज चुप रहा, लेकिन श्रीमती कुसुम ने एक बड़े की भूमिका निभाते हुए उसे व्याख्यान दिया। ओह प्रिय, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? स्कूल में रहते हुए तुम झगड़े में पड़ गए और मुसीबत में पड़ गए, और वह खत्म हो गया, लेकिन जब तुम चले गए तो तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सेना में क्यों शामिल हुए? क्या तुम सब कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी उम्र के लोग अब विश्वविद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से तुम आवारागर्दी करते हो, क्या तुम बस अपना जीवन बर्बाद करने की योजना बना रहे हो? सूरज ने श्रीमती कुसुम को ठंडी नज़र से देखा और बोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक मोटरसाइकिल की दहाड़ने की आवाज़ आई। अपना सिर घुमाकर उसने आंगन में एक सफ़ेद ऑडी खड़ी देखी। कमला फूले हुए गालों के साथ कार से बाहर निकली, जबकि ललित ने ड्राइवर की सीट से अपना सिर बाहर निकाला, हंस रहा था और कमला के साथ बात कर रहा था। घर के अंदर से सूरज को देखते हुए उसने जानबूझकर कमला का हाथ खींचा, जैसे कि वे एक स्नेही जोड़े थे। कमला ने विरोध नहीं किया, बस मुस्कुराए और चंचल रूप से ललित को कुछ बार मारा। श्रीमती कुसुम की आंखें चमक उठीं। ललित के बारे में उनकी एक अनुकूल धारणा थी। वह पैसे और शक्ति के साथ एक अच्छे परिवार से आया था और उनका आदर्श दामाद था। जब कमला घर में दाखिल हुई और सूरज को देखा तो उसके चेहरे पर असंतोष की एक झलक दिखाई दी। उसने सूरज से एक शब्द भी नहीं कहा और अपना बैग लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। सूरज की अभिव्यक्ति शांत रही। इस सगाई को छोड़ने का फैसला करने के बाद कमला के मामलों का उसे अब कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आए, कमला के दूसरे चाचा और तीसरी चाची। उन्होंने भी सूरज को तिरस्कार से देखा, जिन्हें श्रीमती कुसुम ने उस शाम सूरज को निशाना बनाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। जल्द ही कौशल कुमार ने भोजन से भरी एक मेज तैयार कर दी थी। सभी ने अपनी सीटें लीं और कौशल कुमार ने अपना गिलास उठाया, जोर से हंसते हुए, सभी लोग, मैं आज वास्तव में खुश हूँ। 3 साल हो गए हैं और सूरज आखिरकार वापस आ गया है। ये पिछले 3 सालों में मेरी सबसे बड़ी चिंता रही है। चलो हम सब जश्न मनाने के लिए एक जाम पीते हैं। सूरज ने अपना गिलास उठाया, लेकिन कमरे में अन्य लोग गतिहीन रहे। तीसरी चाची ने छींक दी, ऐसा नहीं है कि वह जीत में लौट रहा है, तो जश्न मनाने के लिए क्या है? तुम ऐसा कहते हो जैसे ये कुछ शानदार है। कौशल कुमार ने माथे पर बल डाला और कहा, तीसरी चाची, तुम जो कह रही हो वह सही नहीं है। आखिरकार सूरज कमला का मंगेतर है और हम सब परिवार हैं। इन शब्दों पर कमरे में कई लोगों की अभिव्यक्ति बदल गई। कमला ने अपना सिर घुमा लिया, सूरज को देखने से मना कर दिया। श्रीमती कुसुम और अन्य, हालांकि, सूरज को ठंडी नजरों से घूर रहे थे, असंतोष से भरे हुए। जीजाजी, हम किस युग में रह रहे हैं कि आप अभी भी इन पुराने तयशुदा शादियों के साथ खेल रहे हैं? दूसरे चाचा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके अलावा कमला अभी भी युवा है। अब एक मंगेतर के बारे में बात करना, क्या आपको डर नहीं है कि अगर बात बाहर निकल गई तो मजाक बन जाएगा? तीसरी चाची और भी ज्यादा सीधी थी। जीजाजी, एक सगाई समान लोगों के बीच होनी चाहिए। सूरज के परिवार की स्थिति क्या है और कमला से सगाई करने के लिए वह क्या योग्य है? तुरंत कौशल कुमार का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कठोरता से कहा, यह मेरे परिवार का व्यवसाय है और ये तुम्हारा कोई चिंता का विषय नहीं है। जीजाजी, मैं जानता हूं कि आपने हमें कभी परिवार नहीं माना, लेकिन कमला मेरी भतीजी है और मुझे उसके मामलों में शामिल होना होगा। दूसरे चाचा ने अपनी आवाज उठाई। तीसरी चाची ने घमंड से सूरज को देखा। सूरज, मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 सालों से सेना में थे। क्या कहीं और जाने के लिए नहीं मिला, इसलिए तुम सेना में छिप गए? पढ़ाई छोड़ दी? तुम्हारी उम्र के लोगों को अब विश्वविद्यालय के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ओह, कुछ मांसपेशियां बनाने के लिए सेना में गए ताकि तुम भविष्य में एक मजदूर के रूप में काम कर सको। सूरज ने माथे पर बल डाला और बोलने ही वाला था कि कौशल कुमार ने अचानक मेज पर अपना हाथ मारा। तुम दोनों, अगर तुम कमला की शादी में दखल देना जारी रखते हो तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। कौशल कुमार गुस्से में चिल्लाए। दूसरे चाचा और तीसरी चाची ने डर से श्रीमती कुसुम को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा, कौशल, क्या तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हो?
अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो उनके साथ बाहर निकल जाओ। कौशल कुमार ने पलटकर कहा। श्रीमती कुसुम स्तब्ध थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कौशल कुमार का इस मामले पर इतना उग्र गुस्सा होगा। एक पल की चुप्पी के बाद वह अचानक विलाप करने लगी। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कठिनाई का जीवन जिया है और जब हम बेहतर दिनों का आनंद लेना शुरू कर रहे हैं तो तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो। क्या मुझसे थक गए हो और मुझे एक नई मालकिन से बदलने की तलाश में हो? कमला गुस्से से कांप उठी और अचानक सूरज की ओर मुड़ी, चिल्लाकर कहा, सूरज, तुम यहाँ वापस किस लिए आए हो? क्या तुम मेरे घर को तहस नहस करने पर तुले हुए हो? मैंने तुम्हारे साथ कभी क्या किया कि तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं करोगे? कृपया, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझ पर दया करो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम? सूरज का चेहरा बर्फीला हो गया जब वह बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उस क्षण कौशल कुमार ने अचानक मेज पर थप्पड़ मारा और दहाड़ा, यह शादी तय है। कोई इसे तब तक नहीं रोकता जब तक मैं मर नहीं जाता। ये कहने के बाद कौशल कुमार की आंखें ऊपर घूम गईं और वह सीधे बेहोश हो गए। कौशल चाचा। सूरज जल्दी से कौशल कुमार को सहारा देने के लिए गया जबकि अन्य लोग सदमे में खड़े थे। सूरज ने एक्यूपंक्चर सुइयां निकाली और कौशल कुमार के 2 बिंदुओं पर चुभोया और कौशल कुमार आखिरकार होश में आए, लड़खड़ाते हुए। उन्होंने सूरज को पकड़ा, उनकी आवाज़ सिसकियों से घुट रही थी। सूरज, कौशल चाचा को खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं कमला के साथ तुम्हारी शादी सुनिश्चित करूंगा। इस बिंदु पर सूरज और क्या कह सकता था? कौशल कुमार इस समय बहुत भावुक थे। अगर सूरज ने अभी सगाई से पीछे हटने का फैसला किया तो कौशल कुमार यहाँ शुद्ध क्रोध से मर सकते थे। इसके अलावा कौशल कुमार सूरज के प्रति अच्छे थे, इसलिए वह इस मोड़ पर उन्हें निराश नहीं कर सकते थे। ऐसा लगा कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक और अवसर का इंतजार करना होगा। 12 अध्याय 12 स्वर्ग को निगलना। कौशल परिवार में भोजन बहुत अप्रिय था। अंत में सूरज ने कौशल कुमार के उसे छोड़ने की पेशकश को चतुराई से मना कर दिया और कौशल परिवार को अकेला छोड़ दिया। सूरज खराब मूड में था। उसने घर लौटने पर इतनी सारी समस्याओं का अनुमान नहीं लगाया था। उसके पिता के मामलों को संभालना आसान था, जिसने वास्तव में उसे सिरदर्द दिया वह कमला की स्थिति थी। वह कौशल कुमार को परेशान नहीं कर सकता था और उस मुद्दे को नेविगेट करना काफी मुश्किल था। पुराने रास्ते पर भटकते हुए सूरज अनजाने में खुद को उपनगरों में पाया। चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि वह एक पहाड़ी पर खड़ा था, जो अनंतपुर शहर में सामूहिक कब्रगाह के रूप में बदनाम था, एक ऐसी जगह जहां भूत प्रेत होने की अफवाह थी। भाग्य ग्रंथ में भी भूतों पर एक खंड था, जिन्हें अनिवार्य रूप से ऊर्जा संस्थाओं के रूप में वर्णित किया गया था, जो मस्तिष्क तरंगों को प्रभावित कर सकती थीं और मतिभ्रम पैदा कर सकती थीं। बेशक अधिक शक्तिशाली संस्थाएं सीधे मानव शरीर को प्रभावित कर सकती थीं और यहां तक कि नुकसान भी पहुंचा सकती थीं। इस समय करने के लिए और कुछ नहीं होने के कारण सूरज ने भाग्य ग्रंथ निकाला। दूसरा पृष्ठ पहले ही खुला था, लेकिन उसने अभी तक इसकी बारीकी से जांच नहीं की थी। भाग्य ग्रंथ मूल रूप से एक प्राचीन मैनुअल था। हालांकि जब से सूरज का खून किताब में दाखिल हुआ था, ये जादुई रूप से उसके साथ मिल गया था। जब भी सूरज को इसकी जरूरत होती थी, किताब दिखाई देती थी। दूसरे पृष्ठ को पलटते हुए सूरज ने संक्षेप में इसे स्कैन किया। पृष्ठ मुख्य रूप से ताओवाद खेती टाओइज्म कल्टीवेशन के तरीकों का विवरण देता था, जिन्हें 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था: ताओवाद, शैतानी संप्रदाय डेमोनिक सेक्ट और बौद्ध धर्म बुद्धिज्म की खेती। रिकॉर्ड के अनुसार खेती के 4 प्रमुख क्षेत्र थे, प्रत्येक का नाम स्वर्ग पृथ्वी गूढ़ पीला हेवन अर्थ प्रोफाउंड येलो था, और प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के भीतर 4 छोटे चरण थे। पहला पृष्ठ का अभ्यास करने के बाद सूरज का क्षेत्र अनिवार्य रूप से पीला ग्रेड के फाउंडेशन प्रतिष्ठान चरण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर था। पीला ग्रेड फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्यूई शोधन ची रिफाइनमेंट सम्लन फ्यूजन और आत्मा शांति स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी में विभाजित था। केवल क्यूई शोधन शुरू करने से ही कोई वास्तव में खेती की दहलीज में कदम रख सकता था, और इससे पहले सब कुछ केवल मार्शल आर्ट्स माना जाता था। खेती के 3 तरीकों को देखते हुए शैतानी संप्रदाय की 2 गुप्त तकनीकों ने सूरज की रुचि जगाई, अर्थात स्वर्ग को निगलना डिवॉरिंग द हेवंस और आत्मा खोज तकनीक सोल सर्चिंग टेक्निक। स्वर्ग को निगलना अन्य चीजों की आध्यात्मिक ऊर्जा को लूटने की एक विधि थी, सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी में बदलना। जब उच्चतम क्षेत्र तक अभ्यास किया जाता था तो दुनिया में कुछ भी नहीं था जिसे उपभोग नहीं किया जा सकता था,
और इसे शैतानी संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक माना जाता था। दूसरी ओर, आत्मा खोज तकनीक दूसरे व्यक्ति के विचारों और यादों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी। हालांकि, इसके लिए अभ्यासकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति को दूसरे पक्ष से बहुत अधिक पार करने की आवश्यकता थी, अन्यथा यह अप्रभावी था। इन दोनों गुप्त तकनीकों को याद करने के बाद सूरज ने भाग्य ग्रंथ को बंद कर दिया और उनका अभ्यास शुरू करने के लिए जमीन पर पद्मासन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद सूरज के चारों ओर एक बेहोश काला आभा दिखाई दिया, जिसने धीरे धीरे रूप लिया और हवा में एक छाया प्रेत शैडो फैंटम बनाया। उस प्रेत के भीतर एक जोड़ी आंखें जो दुनिया को नीचे देखने लगती थीं, खुल गईं। एक गहरी सांस लेते हुए सूरज ने देखा कि प्रेत ने अपना मुंह चौड़ा खोला और जोर से सांस ली। उस क्षण उनके चारों ओर से कई रोशनी उड़ गईं, प्रेत के मुंह में प्रवेश कर गईं। ये रोशनी आसपास छिपे हुए भूतों की शक्तियां थीं, जिनमें से सभी सूरज की स्वर्ग को निगलना तकनीक द्वारा निगल ली गईं। सभी रोशनी को निगलने के बाद प्रेत धीरे धीरे सिकुड़ गया और सूरज के शरीर में प्रवेश कर गया। उस क्षण उसका शरीर हिल गया जैसे कि वह बहुत दर्द में था और उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। ये पहली बार था जब सूरज ने आसपास के भूतों की सभी शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्ग को निगलना का इस्तेमाल किया था। यह अत्यधिक शक्तिशाली था और जैसे ही यह सब उसके शरीर में प्रवेश कर गया, उसने कुछ समय के लिए इसे सहन करने के लिए संघर्ष किया। अपनी पूरी ताकत के साथ सूरज ने शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए भाग्य ग्रंथ से गुप्त तकनीक का संचालन किया, अंततः राहत की सांस ली। अभी अभी की स्थिति बहुत खतरनाक थी। एक मामूली गड़बड़ी से शक्ति से उसका शरीर फट सकता था। ऐसा लगा कि भविष्य में स्वर्ग को निगलना का उपयोग करते समय उसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सूरज उठकर जाने लगा, लेकिन पास के एक बोल्डर के नीचे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आत्मा खोज तकनीक का अभ्यास करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी थी और उसकी धारणा क्षमताएं अतीत की तुलना में कहीं अधिक हो गई थीं। बोल्डर के पास जाते हुए सूरज ने उसे उठा लिया और उसके नीचे एक पुआल बुनी गुड़िया स्ट्रॉ वोवन डॉल देखकर चकित रह गया। उस पर एक व्यक्ति की जन्मतिथि और एक नाम लिखा हुआ था, होशियार दत्त। इस पर एक नज़र डालते हुए सूरज ने इसे एक आत्मा पकड़ने वाली गुड़िया सोल कैप्चरिंग डॉल के रूप में पहचाना, जिसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। स्पष्ट रूप से एक जादूगर होशियार दत्त को निशाना बनाने का इरादा रखता था। पुआल बुनी गुड़िया को लेते हुए सूरज ने सोचा कि हालांकि यह मामला उसकी चिंता का विषय नहीं था, गुड़िया ने आसपास के भूतों से स्पेक्ट्रल शक्ति की एक अच्छी मात्रा को अवशोषित कर लिया था, जिससे ये शक्ति का एक पात्र बन गया था। भविष्य में सूरज इसके अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। अपनी चीजें इकट्ठा करने के बाद और समय को देखते हुए, जो अब 10 से अधिक हो गया था, सूरज धीरे धीरे घर वापस चला गया। वह जल्दी में नहीं था क्योंकि वह उस रात घर पर अकेला था। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर सूरज ने दूर से लोगों के एक समूह को अपनी गली में चुपके से घुसते देखा। उनका पीछा करते हुए समूह सूरज के घर के बाहर रुक गया और एक व्यक्ति ने इशारा किया, जिससे सभी को फैलने और चुपके से सूरज के घर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। माथे पर बल डालते हुए सूरज ने इस समूह के नेता को दीपक के रूप में पहचाना। दीपक इतने सारे लोगों को इतनी देर रात उसके घर ले जा रहा था, इसका मतलब निश्चित रूप से परेशानी थी। बिना आवाज किए सूरज चुपचाप उनका पीछा किया। घुसपैठिए जल्दी से वापस बाहर आ गए। उन्हें सूरज के घर के अंदर कोई नहीं मिला। सुरेश अस्पताल में थे और श्रीमती सीमा और सुमन भी वहीं थीं। लानत है, ये परिवार कहाँ गया होगा? दीपक ने चिड़चिड़ाहट में शाप दिया, अपने दांत पीसते हुए। खोजो, उन्हें हर कीमत पर ढूंढो। अगर सुरेश परिवार मुझे जीने नहीं देगा तो मैं उन्हें भी जीने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई और जैसे ही वे मुड़े, उनके ठीक पीछे सूरज खड़ा था। दीपक कांप उठा। उसने उस दिन पहले सूरज के हाथों दुख झेला था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और सूरज की ओर इशारा करते हुए गुस्से में घोषणा की, सूरज, मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। तुम खुद मौत को बुलाने के लिए बाहर आ गए हो। एकदम सही, तुमने आज रात मेरी यात्रा को सार्थक बना दिया है। सूरज ठंडी हंसी हंसा और कहा, सिर्फ तुम लोगों के साथ? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम आज रात कुछ हासिल कर सकते हो? सूरज, मैं जानता हूं कि तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम कितने भी सख्त क्यों न हो, क्या तुम बंदूक को हरा सकते हो? दीपक ने अचानक अपनी कमर से एक बंदूक निकाली और उसे सूरज पर निशाना साधा। जोर से शाप दिया, मेरी एक गोली तुम्हारे सिर को उड़ा सकती है, अब सख्त बने रहो।
सूरज ने माथे पर बल डाला। दीपक ने वास्तव में एक बंदूक हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसका मतलब था कि वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो सूरज इस स्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरता था। दीपक के पास एक हैंडगन होने की तो बात ही छोड़ो, सूरज को 80% भरोसा था कि वह एक स्नाइपर राइफल की गोली से बच सकता है। इसलिए हैंडगन ने सूरज के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। हालांकि दीपक द्वारा बंदूक निकालने से स्थिति की प्रकृति बदल गई। सूरज को कोई संदेह नहीं था कि अगर उसके पिता आज रात घर पर होते तो दीपक उन्हें मार डालता। सूरज को चुप देखकर दीपक ने सोचा कि उसने उसे डरा दिया है और व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। सूरज, क्या तुम ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय नहीं कर रहे थे? क्या गलत है? अब इतना साहसी महसूस नहीं हो रहा है? हमारे बीच के अंतर को महसूस कर रहे हो? तुमने दिन के दौरान मुझे मारने की हिम्मत की, होशियार सिंह के सामने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात मार डालूंगा और फिर भाग जाऊंगा। होशियार सिंह क्या कर सकते हैं? क्या वह मुझे ढूंढ पाएंगे? सूरज ने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दे सकता। दीपक चौंक गया और घूर कर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ की स्थिति नहीं दिखती? तुम ऐसे अभिमानी शब्द बोलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं एक गोली से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा? दीपक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी सूरज अचानक एक फुर्तीले चीते की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसने दीपक को जमीन पर गिरा दिया। दीपक प्रतिक्रिया कर पाता इससे पहले ही सूरज ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली थी। दीपक ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने अपनी हथेली से उसकी गर्दन पर वार किया और दीपक ने तुरंत कोई भी आवाज निकालने की क्षमता खो दी। अन्य ये देखकर अपनी बंदूकें पकड़ने लगे। तभी सूरज अचानक रुक गया और उसके पीछे एक छाया प्रेत फट गया। उसके सिर ने एक जोड़ी आंखें खोली जो दुनिया को नीचे देखने लगीं। स्वर्ग को निगलना। इससे पहले कि अन्य अपनी बंदूकें निकाल पाते, छाया प्रेत ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। ये आदमी खुद को छुड़ा नहीं सके और सीधे छाया प्रेत द्वारा निगल लिए गए। उनके छाया प्रेत में प्रवेश करने के बाद वे तेजी से गायब हो गए, बिना हड्डियों को भी पीछे छोड़े। दीपक की आंखें ये सब देखते हुए बाहर निकलने वाली थीं। उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। डर से शिटलेस बहुत डर गया। सूरज ने छाया प्रेत को वापस अपने शरीर में अवशोषित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अभी अभी उन आत्माओं की ताकत को अवशोषित किया था और उसका शरीर इस समय और शक्ति को समाहित नहीं कर सकता था। हालांकि सूरज ने इसे बर्बाद नहीं होने दिया और उसने छाया प्रेत से शक्ति को पर्पल लाइटनिंग डिवाइन थंडर में बदल दिया। ये बैंगनी बिजली दिव्य गड़गड़ाहट ताओवाद खेती की एक गुप्त तकनीक थी, जो आमतौर पर शरीर के भीतर छिपी रहती थी जब तक कि महत्वपूर्ण क्षण में इसे जारी नहीं किया जा सकता था, जिसमें असीमित शक्ति होती थी जिसे देवता और भूत भी टालना चाहेंगे। सूरज ने बैंगनी बिजली ले ली। अध्याय 13 स्कूल जाना। अगली सुबह जल्दी सूरज अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी कौशल कुमार की कार उसके दरवाजे पर आ गई। कौशल कुमार थके हुए लग रहे थे, लेकिन सूरज को देखकर वह अभी भी बहुत खुश थे। सूरज, चलो, कौशल कुमार ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। क्या? सूरज की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सब क्या है? मैं लंबे समय से स्कूल नहीं गया हूँ, वह मुझे स्कूल क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी ने सुना कि तुम वापस आ रहे हो और मुझसे तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए कहा। चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, कौशल कुमार ने कहा। मैं इतने लंबे समय से स्कूल से दूर हूँ, क्या मुझे अभी भी स्कूल जाना पड़ेगा? सूरज को स्वीकार करना मुश्किल लगा। कौशल कुमार ने कहा, उससे क्या? तुम केवल 18 साल के हो, तुम्हारा स्कूल में होना सामान्य है। इसके अलावा तुम्हारे पिताजी की सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम कॉलेज जाओ। तुम 3 साल से बाहर थे और वह तुम्हारी चिंता में सफ़ेद हो गए हैं। उन्होंने हर किसी से विनती की कि वे तुम्हारा नामांकन रखें, तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते। कोई और विकल्प न होने के कारण सूरज को कौशल कुमार के साथ स्कूल जाना पड़ा। कार में आने के बाद सूरज ने महसूस किया कि कमला भी अंदर बैठी थी। कमला की आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थीं, जैसे कि वह रो रही हो। जैसे ही सूरज अंदर आया, उसने अपना सिर घुमा लिया। सूरज ने उसे नज़रअंदाज किया, पीछे बैठ गया और कौशल कुमार को स्कूल के मामलों के बारे में बात करते हुए सुना। कौशल कुमार ने सूरज को 7वें माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था की थी, जो शहर का एक प्रमुख हाई स्कूल था जहां कमला भी पढ़ती थी।
हालांकि सूरज को केवल हाई स्कूल के दूसरे वर्ष से शुरुआत करनी थी, जबकि कमला पहले से ही अपने तीसरे वर्ष में थी। प्रक्रियाओं को संभालने के बाद सूरज एक शिक्षक के साथ कक्षा में गया। शिक्षक ने केवल एक संक्षिप्त परिचय दिया और ज्यादा ध्यान दिए बिना सूरज को एक कोने में बैठने के लिए कहा। सूरज का डेस्कमेट, जो मेज पर सो रहा था, शोर पर ऊपर देखा। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो दोनों चौंक गए। सूरज, ज़हीर, लानत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें भी यही पूछने वाला था। ज़हीर सूरज के सबसे करीबी दोस्तों और सहपाठियों में से एक था। तार्किक रूप से उसे अब तक अपने तीसरे वर्ष या यहाँ तक कि कॉलेज में होना चाहिए था, तो वे दूसरे वर्ष की कक्षा में एक दूसरे से कैसे टकरा सकते थे? ज़हीर की परिस्थितियों के बारे में सुनने के बाद सूरज आखिरकार समझा। इस लड़के ने 9वीं कक्षा को 3 बार दोहराया था, जिसके कारण उसकी लंबी देरी हुई, जबकि उसके साथी कॉलेज में थे, वह अभी भी हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में था। शुरुआत में स्कूल वापस जाने के लिए अनिच्छुक, सूरज अब एक पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश था। उन्होंने थोड़ी देर बात की और सूरज ने वह सवाल पूछा जिसे वह जानने के लिए सबसे उत्सुक था, मोटा, वह कैसा है? मोटा सूरज का सबसे करीबी दोस्त था और वह सूरज के साथ उस घटना में शामिल था। सुरेश द्वारा सूरज को भगाने के बाद मोटा का ठिकाना उसके लिए अज्ञात रहा। जब मोटा का नाम आया तो ज़हीर की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उदास हो गई। उसने आह भरी, बोलने ही वाला था, तभी एक लड़की, जिसका चेहरा गुस्से से भरा था, अंदर आई। क्लास प्रेसिडेंट आ गई, क्लास प्रेसिडेंट आ गई, हर कोई फुसफुसाया, चीख से बैठ गया। ज़हीर, जैसे उसने कोई भूत देखा हो, अपनी जगह पर सिकुड़ गया और सूरज की आस्तीन खींची, फुसफुसाते हुए, जल्दी बैठो, वह हमारी क्लास प्रेसिडेंट तान्या है। उसकी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, यहाँ तक कि शिक्षक भी उससे डरते हैं। सूरज ने माथे पर बल डाला और बिना एक शब्द कहे ज़हीर के बगल में बैठ गया। तान्या ज़हीर की ओर बढ़ी और जोर से चिल्लाया, ज़हीर, खड़े हो जाओ। चौंक कर ज़हीर भ्रम में खड़ा हो गया और पूछा, क्या है, क्लास प्रेसिडेंट? चुप रहो, तान्या ने उसे धमकी देते हुए घूरकर कहा। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुमने कल खेल के मैदान से उन डेस्क को स्टोर रूम में ले गए, जैसा मैंने तुम्हें बताया था? ओह नहीं, ज़हीर ने अपना माथा पीटा। मैं भूल गया। तुम भूल गए? तान्या गुस्से में फूट पड़ी। मैंने तुम्हें कल सुबह बताया था और तुम भूल गए। तुम खाना क्यों नहीं भूलते? तुम जाकर विष्ठा क्यों नहीं खाते? सूरज ने माथे पर बल डाला। तान्या के शब्द बहुत कठोर थे। ज़हीर, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था, फुसफुसाया, क्या मैं उन्हें अब ले जा सकता हूँ? तुम्हें उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तान्या ने गुस्से में कहा। स्कूल ने पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया है, ये कार्य हमारी कक्षा के लिए जिम्मेदार था। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज दोपहर अपने माता पिता को स्कूल लाओ। ज़हीर ने तुरंत आपत्ति जताई। ये सिर्फ डेस्क ले जाना है, मेरे माता पिता को क्यों बुलाओ? इसके अलावा 300 से अधिक डेस्क के साथ एक व्यक्ति उन सभी को कैसे ले जा सकता है? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तान्या ने घूर कर कहा। कक्षा में बाकी सभी हमारी स्कूल टीम के लिए जयकार करने के लिए जिम गए, केवल तुम ही खाली बचे। अगर तुम उन्हें नहीं ले जाते तो किसे ले जाना चाहिए? क्या तुम सुझाव दे रहे हो कि हर कोई डेस्क में तुम्हारी मदद करने के लिए टीम का खेल छोड़ दे? अगर टीम हार जाती है तो किसे दोष देना है? इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अकेले डेस्क ले जाना चाहिए। ज़हीर ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। तान्या ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे बहानों की परवाह नहीं है। अभी खेल के मैदान में डेस्क ले जाने जाओ। अगर तुम खत्म नहीं करते हो तो आज कक्षा में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। बोलने के बाद तान्या ने सूरज पर एक नज़र डाली, माथे पर बल डालते हुए, तुम कौन हो? बस यहाँ स्थानांतरित हुआ है। किसी ने तुरंत जवाब दिया, वे कहते हैं कि उसका नाम सूरज या कुछ और है। सूरज, तान्या ने तिरस्कार से कहा, ठीक है सूरज, तुम जाओ और उसकी मदद करो। सूरज ने माथे पर बल डाला, ये सोचते हुए, तुम लोगों पर हुक्म चलाने की आदी हो, ये सोचते हुए कि तुम किसी को भी हुक्म दे सकते हो। क्या तुम मुझे मेरी जगह पर रखने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। सूरज ने सीधे मना कर दिया। तुमने क्या कहा? तान्या फट पड़ी, सूरज की ओर इशारा करते हुए, फिर से कहो। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सूरज ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट और अलग तरह से व्यक्त किया। तान्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस कक्षा में या इस स्कूल में भी किसी ने भी उसे इस तरह से विरोधाभास करने की हिम्मत नहीं की थी। वह सुंदर थी और उसकी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी।
स्कूल में बाकी सभी हमेशा उसकी चापलूसी करते थे, किसी ने भी इस तरह के रवैये के साथ उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लानत है, नवागंतुक, तुम क्लास लीडर की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। इससे पहले कि तान्या बोल पाती, पीछे बैठा एक गुंडा जैसा लड़का अपनी डेस्क पर मारा और खड़ा हो गया, क्लास लीडर से माफी मांगो। अगर नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। जहीर ने जल्दी से सूरज के कपड़े खींचे, फुसफुसाते हुए, अरे यार सूरज, लापरवाह मत बनो। वह विक्रम है, हमारी कक्षा का तानाशाह और स्कूल के तानाशाह सोनू का अधीनस्थ। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। तान्या सोनू की मान्यता प्राप्त बहन थी और विक्रम सोनू के चमचों में से एक था जो अक्सर सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करता था। सूरज को इस तरह तान्या को मना करते देख वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। भाई विक्रम, तुमने गलत समझा, सूरज का मतलब वह नहीं था। जहीर ने जल्दी से चीज़ों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि कक्षा में कोई भी विक्रम से नहीं डरता था। खो जाओ। विक्रम ने शिष्टता से अपनी डेस्क पर छलांग लगाए, सूरज तक पहुंचने के लिए कई डेस्क पर कदम रखा, एक स्टूल छीन लिया और सूरज पर कॉन्डसेंडिंगली घमंड से नीचे देखा। चलो फिर से कहो कि तुम नहीं जाओगे, मैं इसे सुनना चाहूंगा। कक्षा में चुप्पी छा गई, हर कोई टकराव देख रहा था। विक्रम कक्षा में लड़ने के लिए कोई अजनबी नहीं था और किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। नए स्थानांतरण छात्र में कुछ हिम्मत थी। तान्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सूरज को देखा, इस अवसर का फायदा उठाते हुए सभी को ये बताने के लिए कि उसकी अवज्ञा करने के क्या परिणाम होते हैं। जहीर सूरज के लिए बोलना चाहता था, लेकिन सूरज ने एक हाथ से उसे रोक दिया। सूरज ने विक्रम को देखा और प्रत्येक शब्द को व्यक्त किया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे, विक्रम ने शाप दिया और स्टूल को सूरज के सिर पर घुमाया। कक्षा में कुछ अधिक डरपोक लोगों ने सहजता से अपना सिर घुमा लिया। अगर स्टूल टकराता है तो सूरज का सिर फट जाएगा। हालांकि जैसे ही स्टूल सूरज के सिर से टकराने वाला था, सूरज ने कार्य किया। वह अचानक आगे बढ़ा, बाल बाल स्टूल से बचा, फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, विक्रम की गर्दन पकड़ ली, उसे ऊपर उठाया और उसे पीछे की दीवार से जोर से मारा। पूरी चीज पलक झपकते ही हो गई। हर किसी ने केवल एक छायादार धुंधलापन देखा, इससे पहले कि सूरज ने विक्रम को एक हाथ से दीवार से चिपका दिया था। विक्रम का चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया, उसके अंग छटपटा रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त होने में असमर्थ था, जैसे कि वह एक शिकंजे में फंसा हो। तान्या सहित हर कोई दंग रह गया। उसने विक्रम के हमले के बाद सूरज के सिर पर खून से ढके होने की आशंका जताई थी, ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। कभी अजय विक्रम सूरज के खिलाफ एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन। सूरज ने लापरवाही से विक्रम को एक तरफ फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे फिर से परेशान करो और यह इतना आसान नहीं होगा। विक्रम जोर से खांस रहा था, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी बात स्पष्ट नहीं थी। अपने दांत भींचते हुए उसने सूरज की ओर इशारा किया, सूरज, इसका इंतजार करो। अगर मैंने आज तुम्हारी लानत भरी टांगें नहीं तोड़ी तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। विक्रम गुस्से में बाहर निकल गया और सूरज ने उस पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। दंग रह गई तान्या पर एक नज़र डालते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम नहीं समझी? मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और न ही जहीर जाएगा। जहीर चौंक गया। सूरज पहले से भी ज्यादा मुखर था। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? एक उकसाए गए लड़ाकू मुर्गे की तरह तान्या ने सूरज की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम खत्म हो गए, तुम बर्बाद हो गए। मैं तुम्हें बताती हूँ, बस स्कूल के तुम्हें निकालने का इंतजार करो। तान्या भी गुस्से में कक्षा से बाहर निकल गई। जहीर ने जल्दी से सूरज को पकड़ा और एक चिंतित चेहरे के साथ कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? यह आक्रामकता कहाँ से आ रही है? उन दोनों को क्यों उकसाओ? विक्रम का सोनू के साथ अच्छा संबंध है, जो स्कूल का तानाशाह है, निश्चित रूप से वह अब सोनू को ढूंढने गया है। और तान्या, तुम किसे परेशान कर रहे हो? मैंने सुना है कि जब वह स्कूल आई थी तो प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था और राजनीतिक शिक्षा के निदेशक उसके आसपास सम्मानजनक रहते हैं। उससे दुश्मनी करना निष्कासित होने के लिए पूछने जैसा है। क्या ऐसा है? सूरज ने ताना मारा, मैं पहले इस स्कूल में भाग लेने की योजना भी नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं निश्चित रूप से यहाँ रहने वाला हूँ। सुबह बिना किसी घटना के बीत गई, सिवाय इसके कि विक्रम और तान्या ने कक्षा में प्रवेश करने पर सूरज को घूर कर देखा। कोई अन्य घटना नहीं हुई। सुबह की आखिरी कक्षा समाप्त होने से पहले कक्षा के बाहर एक हलचल थी। हे भगवान, ये स्कूल का तानाशाह सोनू है।
ज़हीर पीला पड़ गया, सूरज की ओर मुड़ते हुए। सूरज, वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए यहाँ है। हम क्या करने जा रहे हैं? 14 अध्याय 14 स्कूल का तानाशाह। हे भगवान, ये सोनू है। सिर्फ सोनू ही नहीं, क्या तुमने देखा है कि उसके साथ कौन है? सभी 4 स्वर्गीय राजा यहाँ हैं। सोनू शायद ही कभी सभी 4 स्वर्गीय राजाओं के साथ होता है। इस बार वह वास्तव में परेशान लगता है। कोई मजाक नहीं, इतने समय के बाद सोनू से कौन उलझने की हिम्मत करता है? इस नए बच्चे में निश्चित रूप से मरने की इच्छा है, स्कूल के धमकाने वाले को उकसाने की हिम्मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि सोनू उसे आसानी से जाने देगा? यह नया लड़का वास्तव में बेवकूफ़ है। क्या वह स्कूल आने से पहले ये पूछना नहीं जानता कि उसे किसे नाराज़ नहीं करना चाहिए? कक्षा के छात्र सभी गपशप कर रहे थे। कई शार्डनफ्रॉइडर दूसरों के दुर्भाग्य से खुशी के साथ सूरज की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में सूरज बर्बाद हो गया था। कक्षा समाप्त होने की घंटी बजी। शिक्षक ने पैक किया और चला गया, लेकिन कक्षा में कोई नहीं हिला। वे सभी जानते थे कि सोनू आ रहा है और नाटक देखने के लिए वहां बैठे थे। एक खनक के साथ विक्रम ने एक स्टूल को लात मारी और सूरज के पास चला गया, उसकी डेस्क पर दस्तक दी। चलो मेरे साथ बाहर निकलो। सूरज ने मुस्कान के साथ विक्रम को देखा, जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। विक्रम, क्या तुम अभी भी मुझसे उलझना चाहते हो? मैं सिर्फ तुमसे उलझना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। विक्रम ने अपनी डेस्क पर हाथ मारा और चिल्लाया, खड़े हो जाओ। मैंने पहले कहा है, मुझसे फिर से उलझो, और यह इतना आसान नहीं होगा। इन शब्दों को इत्मीनान से कहने के बाद सूरज ने अचानक विक्रम की छाती पर लात मारी। विक्रम पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से टकरा गया, इससे पहले कि आखिरकार फर्श पर गिर गया, पूरी तरह से निर्जीव। सोनू और बाहर के अन्य लोग घटनाओं के इस मोड़ पर चौंक गए। लानत है, सोनू ने शाप दिया और कक्षा में भागने वाला पहला व्यक्ति था। सभी असंबंधित लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सोनू की दहाड़ के साथ कक्षा जल्दी से खाली हो गई, क्योंकि किसी ने भी इस स्कूल के तानाशाह से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। कक्षा में केवल 4 लोग बचे थे, सूरज, विक्रम, तान्या और ज़हीर, जो सूरज के बगल में बैठा कांप रहा था। ज़हीर बहुत बहादुर नहीं था, लेकिन वह वफादार था। ऐसी स्थिति में भी वह सूरज के साथ खड़ा था। भाई सोनू, आइए हम इस पर बात करें। कांपते हुए ज़हीर खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हारे चचेरे भाई के काफ़ी करीब हूँ। दफा हो जाओ, मेरे सामने कनेक्शन के बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो? सोनू ने ज़हीर की ओर इशारा किया, सूरज से निपटने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। अरे, मेरी बहन ने तुम्हें कल एक डेस्क ले जाने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो या अपंग, मेरी बहन के अनुरोध को अनदेखा करने की हिम्मत करते हो? ज़हीर का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। सोनू सूरज के पास चला गया, उसका आकलन किया और कहा, नवागंतुक, तुम्हारे पास कुछ बड़े अंडे हैं। क्या तुमने यहाँ आने से पहले नहीं पूछा कि मैं, सोनू, कौन हूँ? तुम मेरी बहन के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो और तुम मेरे भाई को मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? सूरज ने सोनू को थोड़ी देर देखा, फिर अचानक कहा, क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी प्रेमिका के रूप में चांदनी कर रही है? सोनू रुका, पकड़ा गया। तान्या के साथ उसका रिश्ता केवल शपथ लेने वाले भाई बहनों जितना सरल नहीं था, वे एक दूसरे के साथ भी शामिल थे। हालांकि तान्या स्कूल टीम के कप्तान पर मोहित थी और सोनू एक और लड़की को पसंद करता था। वह और तान्या केवल पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ थे और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। लेकिन सूरज को इसके बारे में कैसे पता चला? सूरज ने बस पिछली रात नव-अधिग्रहित आत्मा खोज तकनीक का उपयोग सोनू के विचारों को पढ़ने के लिए किया था, जिससे उसे और तान्या के बीच के गंदे विवरणों का पता चला। कोई आश्चर्य नहीं कि सोनू तान्या के प्रति इतना सुरक्षात्मक था। हालांकि आत्मा खोज तकनीक बहुत अधिक जादुई ऊर्जा का उपभोग करती थी। ऐसा लगा कि वह भविष्य में इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लानत है, तुमसे बात करना बस थूक की बर्बादी है, सोनू गुस्से और निराशा में चिल्लाया। अपना हाथ लहराते हुए उसने आदेश दिया, उसे तब तक पीटो जब तक वह समर्पण न कर दे, फिर हम बात करेंगे। सोनू के साथ आए लड़के तुरंत उसे घेरने लगे। किसी ने तो पीतल की मुक्का भी निकाली। ये लड़के स्कूल में लोगों को पीटने के आदी थे और इसके लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे। ज़हीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी एक स्टूल उठाया, सूरज के साथ खड़े होने के लिए तैयार। सूरज हंसा, ज़हीर के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे करने दो। सिर्फ तुम? ज़हीर भ्रमित था, लेकिन सूरज पहले ही समूह के पास पहुंच चुका था।
जब मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है तो कक्षा छोड़ने का यह मौका लो और तुम्हें चोट नहीं लगेगी, सूरज ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। अरे, तुम अपने अहंकार से मौत को बुला रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक लंबा लड़का शाप दिया और अपनी मुट्ठी उसकी ओर घुमाई। सूरज की आंखें ठंडी चमक उठी और वह कार्रवाई में चला गया। एक सीधे हमले के साथ लंबा लड़का उड़ गया और खिड़की से टकरा गया, बाहर गलियारे में गिर गया। बाकी लोग एक पल के लिए हिचकिचाए इससे पहले कि सूरज पर टूट पड़े। सूरज आगे बढ़ा और सामने वाले आदमी के सिर पर लात मारी, उसे होश खो दिया। उसने दूसरों के साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया, दो को उड़ाने के लिए मुट्ठी और पैरों का उपयोग किया और दो और को नीचे गिराया, कोई भी खड़ा नहीं हो सका। और यह सब सिर्फ आधे मिनट में हुआ। सोनू दंग रह गया। इन अनुयायियों के साथ वह स्कूल में जिसे चाहता था उसे चुनता था। उसने कभी ऐसी स्थिति कब देखी थी जहां एक व्यक्ति ने उन सभी को नीचे गिरा दिया। सूरज सोनू के पास चला गया और उस पर नीचे देखा। क्या तुम्हें यकीन हो गया है? सोनू ने एक घूंट निगल लिया और अपने दांत भींचते हुए कहा, घमंडी मत बनो बच्चे। क्या तुम्हें लगता है कि हमें हराना गर्व करने वाली बात है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा बड़ा भाई जसवंत है, शक्तिशाली मार्शल आर्ट जिम में दूसरा सबसे अच्छा लड़का। तुम बस इंतजार करो, मेरा बड़ा भाई निश्चित रूप से तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सूरज हंसे बिना नहीं रह सका। क्या छोटी दुनिया है, फिर से जसवंत। ठीक है, उसे बुलाओ, सूरज ने इत्मीनान से कहा, मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। सोनू का मुंह खुला रह गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अभी नहीं कर सकता, स्कूल के बाद मेरा इंतजार करो। क्षमा करें, मैं एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। सूरज खड़ा हुआ। चूंकि तुम मुझे नहीं बुला सकते, मुझे पहले तुम्हारा ध्यान रखना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सूरज ने सोनू की छाती पर लात मारी, उसे कक्षा से बाहर फेंक दिया। उसने कई बार संघर्ष किया लेकिन उठ नहीं सका। तान्या ने ये सब देखा, डर से आंसू बह रहे थे। वह दबंग थी, लेकिन उसने कभी सूरज जितना निर्दयी व्यक्ति कब देखा था। सोनू और उसके दल आमतौर पर मामूली झगड़ों के साथ स्कूल में दूसरों को धमकाते थे, अब की तरह नहीं, गंभीर चोट पहुंचाते थे। वास्तव में सूरज खुद को रोक रहा था। रक्त भेड़िया राजा के तरीकों के साथ उन लोगों को स्वर्ग को निगलना द्वारा निगल लिया जाना चाहिए था और फिर दिव्य गड़गड़ाहट में संसाधित किया जाना चाहिए था। हालांकि सूरज एक सनसनी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें सिर्फ मुक्कों और लातों से नीचे गिरा दिया, जो उनके लिए भाग्यशाली था। सूरज ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चकित ज़हीर को देखा। चलो। ज़हीर आखिरकार इससे बाहर निकल गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अविश्वास की थी। सूरज को दूर जाते देखकर उसने जल्दी से पीछा किया। पीछे खड़ी तान्या ने अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ा, अपने निचले होंठ को कसकर काट रही थी। ये तब तक नहीं था जब तक सूरज दूर नहीं चला गया और दृष्टि से बाहर नहीं हो गया कि उसने एक आवाज में बात की जिसे केवल वह ही सुन सकती थी, अपने दांत भींचते हुए, सूरज, अगर तुम इस स्कूल में रहना जारी रख सकते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगी। 15 अध्याय 15 माता पिता को बुलाओ। सूरज, तुम इतने जबरदस्त कब बन गए? कैंटीन में ज़हीर सूरज के सामने बैठा था और एनिमेटेड तरीके से कह रहा था, तुमने उन लोगों को कुछ ही चालों में नीचे गिरा दिया। हे भगवान, मैंने ऐसा केवल ब्रूस ली को करते देखा है। सूरज पूरे समय चुप रहा था जबकि ज़हीर बस बात करता रहा। परिणामस्वरूप सूरज ने अपना खाना समाप्त कर लिया जबकि ज़हीर का भोजन अछूता रहा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? सूरज ने ज़हीर को बाधित किया, जिसके मुंह पर थूक के छींटे पड़ रहे थे। ओह, तभी ज़हीर को खाना याद आया। उसने जल्दी से अपने मुंह में भोजन भरा इससे पहले कि अचानक सूरज को देखा और कहा, सूरज, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे? उद्धरण चिन्ह ... सूरज निशब्द था। ज़हीर के पास वास्तव में कुछ अजीब विचार थे। उसी क्षण कई लोग कैंटीन में दाखिल हुए, गुस्से से फुफकार रहे थे। इन लोगों को देखकर ज़हीर कांप उठा और कांपते हुए कहा, ओह नहीं, ये राजनीतिक शिक्षा कार्यालय से डायरेक्टर अशोक हैं, तान्या ने ज़रूर उनसे शिकायत की होगी। सूरज शांत रहा जबकि अशोक ने भी उसे देखा, उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। सूरज, अशोक दहाड़ उठे, आसपास के छात्रों को कांपने के लिए चौंका दिया। जैसे ही अशोक सूरज की ओर दौड़े, उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, उसे पकड़ लो मेरे लिए। अशोक के किनारे सुरक्षा विभाग के कुछ सदस्य सूरज की ओर मेनेसिंगली धमकी भरे ढंग से दौड़े, अपने दांत नंगे और हाथ नोचते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे।
इन लोगों को चकमा देते हुए सूरज ने अशोक को बर्फीले ढंग से देखा। डायरेक्टर अशोक, ये तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है कि वे रुक जाएं। अशोक क्रोध में दहाड़ उठे, अपना लानत भरा मुंह बंद करो, तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत करते हो। सूरज ने अशोक को नजरअंदाज किया और ठंडे स्वर में सुरक्षा विभाग के कर्मियों को संबोधित किया, तुम्हारा कर्तव्य छात्रों की सुरक्षा की रक्षा करना है, न कि अशोक के चापलूस बनना। तुम अब क्या कर रहे हो? एक छात्र पर हमला करने की तैयारी कर रहे हो। सुरक्षा विभाग के प्रमुख अशोक के बहनोई विनय थे, जो आमतौर पर स्कूल में अपनी ताकत दिखाते थे, अपने रिश्तेदार की स्थिति का फायदा उठाते हुए। उन्होंने अतीत में एक महिला छात्र को गर्भवती करने के लिए अपने अधिकार का भी फायदा उठाया था, एक घटना जिसे अशोक ने कवर करने में मदद की थी। नतीजतन विनय अशोक को बहुत सम्मान देते थे। सूरज को अशोक से इस तरह बात करते हुए सुनकर स्वाभाविक रूप से विनय क्रोधित हो गए। तुम कौन होते हो इस तरह बात करने वाले? विनय ने शाप दिया। जैसे ही उसने सूरज पर झपट्टा मारा, अपने डंडे को सूरज के सिर पर तोड़ने के लिए उठाया। मेरे लिए घुटने टेक दो। सूरज की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। विनय वास्तव में अपने दृष्टिकोण में शातिर था। अगर यह एक साधारण छात्र होता तो वे शायद ऐसे वार से नीचे गिर जाते। सूरज ने अपने हाथ जेब में रखे हुए विनय को छाती पर सीधे लात मारी। उसका पलटवार तेज और शक्तिशाली था। विनय को 5 या 6 मीटर पीछे फेंक दिया, घुटनों के बल उतरा और मुंह से खून बह रहा था। इस कार्रवाई ने घटनास्थल पर सभी को स्तब्ध कर दिया, खासकर अशोक को। विनय को वार करने के लिए जाते हुए देखकर वह आत्मसंतुष्टि से धूम्रपान कर रहा था, ऐसी घटनाओं के मोड़ की उम्मीद नहीं कर रहा था। सिगरेट सदमे में सीधे उसके मुंह से गिर गई। विनय ने सूरज की ओर एक कांपता हुआ हाथ बढ़ाया, लंबे समय तक हिलता रहा, इससे पहले कि आखिरकार जमीन पर गिर गया, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ। अशोक पागल हो गए और सूरज की ओर इशारा किया, तुम सब क्या खड़े हो? ये बच्चा पागल हो गया है, वह सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी मारने की हिम्मत करता है। उसे पहले वश में करो, उसकी बाहें और टांगें तोड़ दो, मैं किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लूंगा। अन्य सुरक्षा विभाग के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे मूर्ख नहीं थे। विनय को इस तरह नीचे जाते हुए देखकर कौन अपने ऊपर मुसीबत बुलाना चाहेगा? अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए सूरज अशोक के पास चला गया और कहा, डायरेक्टर अशोक, क्या हम अब इस मामले के बारे में ठीक से बात कर सकते हैं? सूरज के आमने सामने खड़े होकर अशोक मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस किया कि उनके पैर कमजोर हो रहे हैं। सूरज से निकलने वाली आभा ने अशोक को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कराया। अशोक ने एक गहरी सांस ली, अपने दांत भींचे और दृढ़ रहे। सूरज, तुम स्कूल के कर्मचारियों पर हमला करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें निष्कासित करने जा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। सूरज ने धीरे से सिर हिलाया, बस द्वारपाल को बता दो, मैं अभी इस क्षण स्कूल छोड़ दूंगा। सूरज को स्कूल जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अशोक उसे निष्कासित करते हैं या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अशोक हक्का बक्का रह गए। उन्होंने हमेशा निष्कासन की धमकी का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए किया था और इसने हमेशा एक जादू की तरह काम किया था। गंभीरता से, कौन सा छात्र निष्कासन से नहीं डरेगा? लेकिन सूरज के साथ यह क्या था? वह इतनी आसानी से सहमत कैसे हो सकता था? तुम यह मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से जा सकते हो। अशोक अपने होश में लौटे और चिंतित होकर कहा, तुमने एक छात्र पर भी हमला किया है, अपनी क्लास मॉनिटर को धमकाया है और एक कर्मचारी को पीटा है। यह सरासर आपराधिक है। मैं तुम्हें बताता हूं, या तो तुम अपने माता पिता को इसे सुझाने के लिए बुलाओ, या मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाता हूं। सूरज ने अशोक को तिरछी नजर से देखा और बिना हड़बड़ी के कहा, आगे बढ़ो और पुलिस को बुलाओ। अशोक भौचक्का रह गया, लेकिन यह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। सूरज की उम्र 18 बताई गई थी, लेकिन वास्तव में उसने अभी तक अपना 18वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। इसके अलावा स्कूल में किस तरह की स्थिति में पुलिस को बुलाने की आवश्यकता होती है? इसके अलावा अगर यह घटना फैल गई तो ये राजनीतिक शिक्षा के निदेशक के रूप में उस पर बुरा प्रभाव डालेगी। तुम बकवास करना बंद करो, अभी अपने माता पिता को यहाँ बुलाओ। अशोक ने भौंका। सूरज ने अपना होंठ मोड़ा, अशोक को नजरअंदाज किया और चला गया। अशोक स्तब्ध रह गए। उन्हें पहले कभी ऐसे छात्र का सामना नहीं करना पड़ा था। सूरज के स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद एक काली सेडान धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर 3 लोग बैठे थे, जिनमें से एक होशियार सिंह थे। होशियार सिंह को सूरज अपने घर पर नहीं मिला था और पड़ोसियों द्वारा सूचित किया गया था कि सूरज 7वें माध्यमिक विद्यालय गया है, इसलिए वह तुरंत स्कूल पहुंचे।
होशियार सिंह ने कहा, 7वां माध्यमिक विद्यालय, यही वह जगह है। उनके बगल में एक आदमी फुसफुसाया, छोटे मालिक होशियार, सूरज ने 3 दिन कहा, और हम आज आ गए हैं, क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं हैं? होशियार सिंह ने सिर हिलाया और जवाब दिया, 3 दिनों के भीतर कभी भी ठीक है। लेकिन यह मेरे पिताजी के जीवन की चिंता करता है, हम देरी नहीं कर सकते। एक ठहराव के बाद होशियार सिंह ने धीरे से जोड़ा, इसके अलावा अगर हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई सूरज वास्तव में असाधारण चिकित्सा कौशल रखते हैं, तो शायद वह मेरे दादाजी की स्थिति पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, होशियार, इतने तुच्छ मामले के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आने की ज़रूरत क्यों है? मैं बस स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन कर सकता था। होशियार सिंह ने जल्दबाजी में जवाब दिया, चाचा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई सूरज सच्ची कौशल वाले एक अत्यधिक सक्षम व्यक्ति हैं, हमें उनके साथ अनादर से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ एक छात्र है, उसमें क्या बड़ी बात है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संदेह से कहा। चलो पहले भाई सूरज को ढूंढते हैं, होशियार सिंह ने डिसमिसिवली लापरवाही से इशारा किया। जैसे ही अशोक अपने कार्यालय में लौटे थे, उन्हें खबर मिली कि लोग स्कूल में सूरज की तलाश में आए हैं। ये सुनकर अशोक कूद गए और जोर से शाप दिया, लानत है हरामी, मैंने सोचा था कि तुम वास्तव में कुछ हो, लेकिन अंत में तुमने आज्ञाकारी रूप से अपने माता पिता को स्कूल आने के लिए कहा। अगर मैं तुम्हें इस बार सबक नहीं सिखाता तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। शाप देने के बाद अशोक ने तुरंत अपने गुर्गे से दरवाजे पर कहा, जाओ उन्हें राजनीतिक शिक्षा कार्यालय में लाओ। याद रखना, जब वे अंदर आते हैं तो उन्हें बैठने मत देना, उन्हें किसी और चीज से पहले आधे घंटे तक खड़ा रखना। अभी। गुर्गा आदेश को पूरा करने के लिए उत्सुक होकर भागा। अपना फोन उठाते हुए अशोक ने एक नंबर डायल किया और खुशी से कहा, तान्या, हाँ, ये चाचा अशोक है। ठीक है, वह बच्चा सूरज, मैंने उसे पहले ही स्कूल से निकाल दिया है। उसके माता पिता यहाँ हैं और उसने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में उसने मीकली विनम्रता से अपने माता पिता को आने के लिए कहा। बाद में राजनीतिक शिक्षा कार्यालय आओ, देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। ओह, और तुम्हारे आने से पहले सूरज की सभी किताबें खेल के मैदान पर फेंक दो। बाद में हम उसे उन्हें खुद उठाने के लिए कहेंगे, उसे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होने दो। अपना फोन नीचे रखते हुए अशोक ने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई, संतुष्ट और सभी क्रोध और निराशा दूर हो गई। 16 अध्याय 16 यदि ऊपरी शहतीर सीधी नहीं है तो निचली शहतीर टेढ़ी होगी। होशियार सिंह और 2 अन्य लोगों को छात्र मामलों के कार्यालय में बुलाया गया और उन्हें स्थिति के बारे में पता नहीं था। चूंकि हाल ही में होशियार परिवार के साथ कई मुद्दे थे, होशियार सिंह का सूरज को ढूंढने का दौरा काफी जल्दबाजी और अनैच्छिक था। इसके अलावा सूरज के व्यक्तित्व को नहीं जानने के कारण उसने अनामित आने की हिम्मत नहीं की और केवल इस लो प्रोफाइल दौरे को कर सकता था, एक अच्छा प्रभाव बनाने की उम्मीद में। उनके आश्चर्य के लिए जैसे ही उन्होंने स्कूल में सूरज के बारे में पूछताछ की, उन्हें छात्र मामलों के कार्यालय में ले जाया गया। वे तीनों पजल्ड, हैरान थे, लेकिन ज्यादा नहीं कहा। आखिरकार ये सूरज का स्कूल था और वे उस पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहते थे। 10 मिनट से अधिक इंतजार करने के बाद होशियार सिंह के चाचा जगत राम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, यह क्या बकवास है? हम यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतना समय हो गया है, चाय का उल्लेख नहीं, एक कुर्सी भी नहीं है। वे क्या कर रहे हैं? होशियार सिंह भी काफी नाराज थे, लेकिन सूरज की रणनीति के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को स्थिर किया। चाचा, चिंता मत करो, चलो बस थोड़ा और धैर्यवान होते हैं, होशियार सिंह ने सांत्वना दी। ये स्कूल के लोग भी अपना काम कैसे करते हैं? जगत राम ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, स्कूल के बारे में उनकी छाप धड़ाम हो गई। आधे घंटे बाद दरवाजे से एक जानबूझकर नकली खांसी आई और अशोक अकड़कर अंदर चले गए। उन्होंने अंदर के 3 लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे मेज पर चले गए, बैठ गए, अखबार उठाया, अपने पैर पार किए और पढ़ना शुरू कर दिया जैसे कि तीनों अदृश्य थे। जगत राम गुस्से में उड़ गए, लेकिन सौभाग्य से होशियार सिंह को उनका गुस्सा पता था और उन्होंने दूसरों से पहले आदमी को जल्दी से संबोधित किया, दोस्त, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सूरज अभी कहाँ है? तभी अशोक ने अपना सिर उठाया और होशियार सिंह को देखा और कहा, सूरज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसका दोस्त हूँ, होशियार सिंह ने धीमी हंसी के साथ जवाब दिया। दोस्त? अशोक ने अचानक उस अखबार को मेज पर फेंक दिया जिसे वह पकड़े हुए था और क्रूरता से शाप दिया, एक दोस्त का क्या मतलब है? मैंने उसे अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहा और वह एक दोस्त को लाता है।
क्या वह मुझे या स्कूल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? जाओ सूरज से कहो कि अगर उसके माता पिता आज नहीं आते हैं तो उसे इस स्कूल में कदम रखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। होशियार सिंह चौंक गए और सोचने लगे कि क्या सूरज स्कूल में किसी मुसीबत में पड़ गया था। ओह, मैं सूरज का दोस्त हूँ, लेकिन यह आदमी यहाँ सूरज का चाचा है। होशियार सिंह ने जल्दी से जगत राम को आगे खींचा, मुस्कुराते हुए, हमें नहीं पता कि सूरज ने क्या परेशानी पैदा की है। क्या आप कृपया शांत हो सकते हैं और हमारे साथ इस पर ठीक से चर्चा कर सकते हैं? अशोक ने तुरंत गुस्से में चिल्लाया, क्या चर्चा करें? बात करने के लिए क्या है? सूरज को इस स्कूल की कोई परवाह नहीं है। तुम माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक टेढ़ी छड़ी की एक टेढ़ी छाया होगी। मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम लोग घर पर अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? जगत राम गुस्से में थे और आक्रोश में फूटने वाले थे जब होशियार सिंह ने जल्दी से उन्हें वापस पकड़ लिया। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि सूरज ने वास्तव में क्या परेशानी पैदा की है? होशियार सिंह रुके और कहा, अगर संभव हो तो क्या हम पहले सूरज को देख सकते हैं? इस बिंदु तक आ गया है और तुम अभी भी नहीं जानते कि उसने क्या किया। अशोक चिल्लाया, चलो, तुम जानना चाहते हो, है ना? बस समय पर, मैं सभी पीड़ितों को अंदर बुलाता हूँ और तुम उनसे पूछ सकते हो। अशोक ने अपने हाथों से ताली बजाई और लोगों का एक समूह दरवाजे से अंदर आया, जिसमें सोनू, विक्रम, तान्या और विनय शामिल थे। विनय एक व्हीलचेयर में था जिसे किसी ने धक्का दिया। विनय एक छात्र नहीं था और सूरज उसके प्रति विनम्र नहीं था। ये संभावना थी कि विनय को अपने शेष वर्षों में उस व्हीलचेयर से उतरने के कई मौके नहीं मिलेंगे। अशोक ने जोर से कहा, आओ, ये सूरज के माता पिता हैं। उन्हें बताओ कि सूरज ने तुम्हें स्कूल में कैसे धमकाया। समूह ने तुरंत एक साथ बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले अशोक ने अपनी गवाही को संरेखित करने के लिए विशेष रूप से उनके पास गए थे और उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से उनके पक्ष में था। उनके खाते से ऐसा लगा जैसे सूरज एक स्कूल का तानाशाह था जिसने कमजोरों को अपनी मर्जी से धमकाया। उनके बयान सुनकर होशियार सिंह की भान धीरे धीरे तन गई। उनकी आवाज़ें कम होने के बाद वह अशोक की ओर मुड़े और कहा, तो तुम मुझे बता रहे हो कि सूरज ने इन सभी लोगों को अकेले पीटा? अशोक तुरंत क्रोध में चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? वे इस स्थिति में पीटे गए हैं, क्या तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत है? होशियार सिंह ने इन लोगों पर एक नज़र डाली, सोचते हुए सिर हिलाया, मैं समझा। तुम अब समझते हो। क्या तुम दिमाग से मर चुके हो? अशोक ने फिर से शाप दिया। जब से वह आए थे, उनके 3 लोगों के प्रति भाषण लगातार गंदा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए होशियार सिंह ने पूछा, तो क्या मैं सूरज के वर्तमान ठिकाने के बारे में पूछ सकता हूँ? अशोक ने शाप दिया, मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा? क्या वह तुम्हें ढूंढने के लिए वापस नहीं गया? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया और सूरज इस स्कूल में भाग लेने में सफल रहा तो मैं उसका उपनाम ले लूँगा। होशियार सिंह की भान तन गई क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए अशोक को घूर कर देखा इससे पहले कि मुड़ गए और कहा, चाचा, मैं इस सब को आपके लिए संभालना छोड़ता हूँ। जगत राम गुस्से से कांप रहे थे। वह मेज के पास चले गए, अशोक को घूर कर देखा और कहा, तुम बस इंतजार करो, मैं एक फ़ोन करता हूँ। अशोक ने मेज पर मारा, क्या तार खींच रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज कोई भी आए, ये काम नहीं करेगा। इस मामले को स्पष्ट रूप से हल किया जाना चाहिए। जगत राम ने उसे नज़रअंदाज किया, मेज पर फ़ोन पकड़ा और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, जगत राम तुरंत आक्रोश में फूट पड़े, डॉन हुई, तुम यहाँ अभी नीचे आओ। अशोक मूल रूप से अपने हाथ कमर पर रखे खड़े थे, खुद को श्रेष्ठ महसूस कर रहे थे और खुद से खुश थे। इन शब्दों को सुनकर उनके पैर अनैच्छिक रूप से झुक गए और वह लगभग जमीन पर गिर गए। डॉन हुई। अशोक स्तब्ध थे, क्या वह उनके प्रिंसिपल का नाम नहीं था? ये व्यक्ति प्रिंसिपल से इस तरह कैसे बात कर सकता था? नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता, यह उसी नाम का कोई होना चाहिए। अशोक ने फ़ोन पर प्रदर्शित नंबर पर चुपके से नज़र डाली और उनकी आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं, क्योंकि वह वास्तव में प्रिंसिपल का नंबर था और इसके अलावा ये प्रिंसिपल डॉन हुई का निजी नंबर था, जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। जो लोग इस नंबर को जानते थे वे डॉन हुई के बहुत करीब होने चाहिए। क्या ये लोग डॉन हुई के इतने करीब थे? हालांकि कमरे में बैठी तान्या को देखकर अशोक ने राहत की सांस ली। तान्या यहाँ थी, वह किसी के प्रिंसिपल के करीब होने से नहीं डरता था। ओह,
तुम प्रिंसिपल को जानते हो? अशोक ने जगत राम को ऊपर से नीचे देखा और कहा, क्या तुम मुझ पर दबाव डालने के लिए प्रिंसिपल का उपयोग करना चाहते हो? अपना मुंह बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जगत राम ने चिड़चिड़ा कर कहा। वह स्वाभाविक रूप से एक कम गुस्सा रखने वाले थे। अगर होशियार सिंह उन्हें वापस नहीं पकड़ रहे होते तो वह शायद पहले ही विस्फोट कर चुके होते। अशोक गुस्से में थे और कहा, ठीक है, तुम सख्त हो। मैं देखूंगा कि तुम बाद में इससे कैसे निपटते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, इतने सारे लोग घायल हो गए हैं, इस घटना को नियमों से निपटाना होगा, कोई भी आए। ये सही है, इसे वास्तव में नियमों से निपटाना होगा। होशियार सिंह ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अशोक होशियार सिंह के शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन तान्या के यहाँ होने से उन्होंने बेहद सहज महसूस किया। थोड़ी देर बाद एक गोलमटोल आकृति राजनीतिक शिक्षा के कार्यालय में जल्दी से आ गई। ये 7वें माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल डोंग हुई थे। प्रिंसिपल डोंग। अशोक जल्दी से उनके पास गए, शिकायतों में फूटने के लिए तैयार। ओह मेरे! डोंग हुई ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एक बार चिल्लाए और फिर सीधे जगत राम के पास दौड़े, उनका हाथ पकड़ा और बार बार कहा, डायरेक्टर जगत, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने सोचा था कि यह पहले आपकी तरह लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप होंगे। अशोक थोड़ा हक्का बक्का थे। डायरेक्टर जगत? कौन से डायरेक्टर जगत? जगत राम, काफी अप्रसन्न दिख रहे थे, ने कहा, डोंग हुई, तुम्हारे स्कूल में वास्तव में कुछ हिम्मत आ गई है। मेरा भतीजा और मैं यहाँ इतनी देर से हैं और बैठने के लिए जगह भी नहीं ढूंढ पाए। चाय का उल्लेख नहीं, हमें आधे घंटे तक व्याख्यान भी दिया गया, हमें बार बार शाप भी दिया गया। डोंग हुई, क्या तुम इस तरह के लोगों को प्रशिक्षित करते हो? डोंग हुई भ्रमित थे और कमरे को स्कैन किया। उनकी नज़र अशोक पर पड़ी और वह गुस्से में आए बिना नहीं रह सके। अशोक, क्या हो रहा है? प्रिंसिपल डोंग, मैं। अशोक के होंठ कांप उठे। यह नहीं है, उनके भतीजे ने तान्या को धमकाया और इतने सारे छात्रों को घायल कर दिया। मैं बस नियमों का पालन कर रहा था। चुप रहो। डोंग हुई को लगा जैसे वह खून की उल्टी करने वाले हैं और गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमारे शहर के शिक्षा ब्यूरो से डायरेक्टर जगत राम हैं। उपनिदेशक। जगत राम ने विनम्रता से अपने हाथ से इशारा किया। अशोक तुरंत स्तब्ध हो गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि यह कौन से डायरेक्टर जगत थे। जगत राम, शहर शिक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक, लेकिन उन्हें वास्तविक शक्ति धारक निदेशक के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि ब्यूरो में उनका अधिकार और प्रतिष्ठा वास्तविक निदेशक से भी ऊपर थी। नंदपुर के शिक्षा सर्कल में वह सभी को जाने जाते थे और सभी उनसे डरते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जगत राम को नाराज करना मौत को बुलाने से अलग नहीं था। लेकिन उन्होंने तान्या को धमकाया। अशोक ने कांपती हुई आवाज में कहा, अभी भी एक आखिरी कोशिश कर रहे थे, तान्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि से मुद्दे को हल करने की उम्मीद में। क्या ऐसा है? होशियार सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सूरज पर विश्वास है, वह किसी को धमकाएगा नहीं। तुम्हारे विश्वास का क्या मूल्य है? अशोक ने गुस्से में पलटवार किया। ओह, ये सही है प्रिंसिपल डोंग, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भूल गया। जगत राम ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये यहाँ मेरा भतीजा होशियार सिंह है। आपने उसके बारे में सुना होगा, छोटे साहब का बेटा, विनोद और विक्की का भतीजा और होशियार दत्त का पोता। डोंग हुई की अभिव्यक्ति तुरंत इन नामों को सुनकर जम गई। प्रत्येक एक पौराणिक व्यक्ति था। होशियार दत्त का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो, अगर कोई राजधानी शहर भी जाता है तो सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला सकता है। विनोद भी प्रांत में वास्तविक शक्ति वाला एक व्यक्ति था। विक्की, हालांकि राजनीति में शामिल नहीं था, नंदपुर के सबसे उत्कृष्ट व्यापारियों में से एक था। यहाँ तक कि नंदपुर शहर के भूमिगत बड़े शॉट्स भी उसे मानते थे। और भले ही ये केवल छोटे साहब सिटी ऑफिस डायरेक्टर थे, वह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। होशियार सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे तान्या की तुलना में कैसे किया जा सकता था? अगर होशियार सिंह सूरज का समर्थन करते तो तान्या का क्या मूल्य था? एक धड़ाम के साथ अशोक के पैर ढीले पड़ गए और वह जमीन पर गिर गए। 17 अध्याय 17 सूरज की तलाश। डोंग हुई ने व्यक्तिगत रूप से 3 कुर्सियां लाकर दी और बहुत समझाने बुझाने के बाद होशियार सिंह और उनके 2 साथी आखिरकार बैठ गए।
अशोक पहले ही खड़ा हो चुका था, लेकिन वह झुककर डोंग हुई के पीछे खड़ा था। उसका शरीर अभी भी लगातार कांप रहा था। यह जरूर कोई गलतफहमी होगी, डोंग हुई ने असहजता से कहा। डायरेक्टर अशोक, आप तीनों को जानते भी नहीं हैं। जैसा कि कहा जाता है, अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। अपना बकवास बंद करो। जगत राम ने मेज पर हाथ पटका जैसे ही वह खड़ा हुआ और डोंग हुई को शाप दिया। तुम्हारा मतलब है अज्ञानता कोई अपराध नहीं है? ओह, तो वह हमें पहचानता नहीं है और इससे उसे इस तरह व्यवहार करने का अधिकार मिल जाता है। क्या होता अगर हम तीनों नहीं आए होते? क्या होता अगर 3 साधारण लोग आए होते? क्या तब उसके लिए ऐसा करना सही होता? क्या तुम्हारे स्कूल का प्रबंधन इसी तरह किया जाता है? किसी के माता पिता को देखते ही गाली देना और सही या गलत को समझे बिना परेशानी पैदा करना। तुम छात्रों के माता पिता को क्या समझते हो? सिखाओ, शिक्षित करो। शिक्षा केवल सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि पोषण के बारे में भी है। तुम्हारे घटिया नैतिकता के साथ तुम शिक्षित करना चाहते हो। डोंग हुई को इतना डांटा गया कि उसे जोरों से पसीना आ रहा था, लेकिन उसने उसे पहुंचने की भी हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी आंख के कोने से अशोक को जोर से घूर सकता था। इस मामले का उससे क्या लेना देना था? ये सब अशोक ही था जिसने उसे इस गड़बड़ी में घसीटा था। डायरेक्टर जगत सही कह रहे हैं। डायरेक्टर जगत सही कह रहे हैं। डोंग हुई ने बार बार सिर हिलाया। ये मुद्दे वास्तव में काम में हमारी कमियों को दर्शाते हैं। हम भविष्य में निश्चित रूप से पूर्ण सुधार करेंगे और निश्चित रूप से फिर कभी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जगत राम ने उसे और भी जोर से डांटा, और जितना अधिक उसने डांटा उतना ही अधिक डोंग हुई ने अशोक से नफरत की। अंत में अशोक का सिर लगभग जमीन को छू रहा था। वह अब लगभग पछतावे से मर रहा था, लेकिन इस दुनिया में पछतावे की गोली जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है चाचा, आखिरकार होशियार सिंह ने जगत राम को रोका। मुझे 2 शब्द कहने दें। कृपया बोलें छोटे मालिक होशियार, कृपया बोलें, डोंग हुई ने उत्सुकता से कहा। जगत राम की तुलना में होशियार सिंह की पृष्ठभूमि और भी भयानक थी। यह असली सौदा था। होशियार सिंह ने कहा, सबसे पहले तुम्हारे स्कूल के कर्मचारियों की गुणवत्ता के संबंध में मुझे ये बहुत खराब लगती है। मेरे चाचा ने पहले ही इसका उल्लेख किया है, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अब अपने दोस्त सूरज के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब डायरेक्टर अशोक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने केवल यह उल्लेख किया कि सूरज ने इन लोगों को धमकाया, लेकिन क्यों? अशोक के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है, और डोंग हुई ने उसे गुस्से में डांटा। छोटे मालिक होशियार, तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या तुम मर चुके हो? जवाब नहीं दे सकते? अशोक ने फिर एक शोकपूर्ण चेहरा बनाया और कहा, हमने अभी तक इसकी जांच नहीं की है। हम जल्द से जल्द जांच करेंगे। जांच मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं है, होशियार सिंह ने कहा। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं सकता। सूरज ने अकेले ही इतने सारे लोगों को पीटा, या बल्कि क्या उसका इतने सारे लोगों के साथ एक बार में संघर्ष हुआ? डायरेक्टर अशोक, तुम क्या सोचते हो, क्या इन छात्रों ने सूरज पर गैंग अप करने की कोशिश की लेकिन उसे हराने में विफल रहे? या सूरज को स्कूल में दूसरों को धमकाने की आदत हो गई है और इस बार एक बार में इतने सारे लोगों को धमकाया? अशोक फिर से घबरा गए। यह मामला बारीकी से जांच करने पर नहीं टिकेगा। सोनू और अन्य, क्या वे सभी अपने बुरे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने नहीं जाते थे? अशोक की प्रतिक्रिया देखकर होशियार सिंह अनुमान लगा सकते थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने विनय पर एक नज़र डाली और कहा, और यह आदमी सुरक्षा विभाग का प्रमुख है ना? तुम्हें भी एक छात्र ने पीटा। जब सुरक्षा विभाग शामिल है तो निश्चित रूप से केवल तुम ही नहीं होने चाहिए, है ना? लेकिन तुम्हें ही क्यों पीटा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने सूरज को मारने का इरादा किया, लेकिन उसने विरोध किया और यही हुआ? विनय ने अशोक की ओर देखा, और अशोक लगभग खून की उल्टी कर रहे थे। लानत है, तुम अभी मेरी ओर क्यों देख रहे हो? ओह, ऐसा लगता है कि यह सवाल डायरेक्टर अशोक को निर्देशित किया जाना चाहिए। होशियार सिंह ने अशोक को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि स्कूल का प्रबंधन वास्तव में कैसा है, लेकिन क्या सुरक्षा विभाग के लोगों को स्कूल की रक्षा नहीं करनी चाहिए? वे एक छात्र पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये घटना, क्या तुम्हें यकीन है कि यह शुरू से ही सुरक्षा विभाग की गलती नहीं थी? अशोक के ऊपरी और निचले होंठ कांप उठे, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। होशियार सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर अशोक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि हमें केवल कहानी के एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए।
डायरेक्टर अशोक, हम सूरज के आने का इंतजार क्यों नहीं करते और सुनते हैं कि उसे क्या कहना है। अशोक अभी भी नहीं बोले और डॉन हुई ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने उसे एक लात मारी और शाप दिया, छोटे मालिक होशियार, तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम बहरे हो? बोल नहीं सकते? तुम मर क्यों नहीं जाते? तभी अशोक वास्तविकता में लौटे, कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कि वह आंदोलन को तोड़ रहा हो। ठीक है शब्द को एक लंबी खींची हुई आवाज पर खींच रहा हो। ठीक है, अब सूरज को ढूंढो। होशियार सिंह ने पास के किसी व्यक्ति से इत्मीनान से कहा, पुलिस स्टेशन को फोन करो और उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिए किसी को भेजने के लिए कहो। क्या? डॉन हुई चौंक गए और चिंतित होकर कहा, छोटे मालिक होशियार, यह मामूली मुद्दा, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है ना? होशियार सिंह ने अशोक को देखा और धीरे से कहा, हे चलो पुलिस को बुलाते हैं और कानूनी माध्यमों से इस मामले को संभालते हैं। अशोक जमीन पर फिर से बैठ गए। अगर पुलिस वास्तव में आई तो वह जरूर गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे और विनय को भी भुगतना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने सालों तक अपनी स्थिति में रहने के कारण अशोक के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ था। अगर वह पुलिस स्टेशन में समाप्त होते हैं तो वह शायद बाहर नहीं आएंगे। जगत राम ने अचानक डॉन हुई को घूर कर देखा और कहा, तुम किस बात के लिए ढील दे रहे हो? जल्दी करो और सूरज को वापस लाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें सूरज को तुरंत ढूंढने की जरूरत है। अगर कोई देरी होती है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जगत राम काम पर हमेशा ऐसे ही थे, बोलने के तरीके में बेहद आधिकारिक। हालांकि जगत पुरस्कार और सजा में निष्पक्ष थे, इसलिए उनके अधीनस्थ उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, जिसने उन्हें शैक्षिकी क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा दी। ऐसी आधिकारिक भाषा के साथ भी डॉन हुई ने कुछ भी गलत महसूस नहीं किया और सूरज की तलाश की व्यवस्था करने के लिए जल्दी से बाहर भागे। अशोक जमीन पर ढह गए, असुविधाजनक। राजनीतिक शिक्षा के निदेशक अब पूरी तरह से असहाय और दयनीय लग रहे थे। डॉन हुई ने स्कूल के संसाधनों का उपयोग किया, स्कूल के चारों ओर सूरज की तलाश की और यहाँ तक कि सूरज की कक्षा में जाकर उसके शिक्षक से उसे ढूंढने में मदद के लिए कहा, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। निराशा में डॉन हुई के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय सूरज के सहपाठियों से एक एक करके सूरज के बारे में पूछने के। आखिरकार जहीर को इंगित किया। जहीर का हाथ पकड़कर डॉन हुई लगभग रो पड़े, सहपाठी, तुम सूरज के सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? क्या तुम कृपया सूरज को वापस लाने में मदद कर सकते हो? जल्दी से, हम इस मामले में देरी नहीं कर सकते। जहीर को प्रिंसिपल द्वारा पहले कभी इतनी दयालुता से नहीं समझा गया था और वह इतना घबरा गया था कि उसे लगा जैसे वह चलते समय तैर रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा। जहीर ने देरी नहीं की, तुरंत किसी को ढूंढने के मिशन पर स्कूल से बाहर भाग गया। जहीर को स्कूल छोड़ते हुए देखकर डॉन हुई व्यक्तिगत रूप से स्कूल के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए खड़े थे। द्वारपाल के छोटे स्टूल पर बैठे थे जिससे वह चरमरा रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपने हाथ से अपनी आंखों को ढांकते हुए उन्होंने दूरबीन से दूर देखा, जैसे शक्तिशाली हनुमान लगभग इच्छा की पत्थर की मूर्ति में बदल रहे थे। आखिरकार जहीर वापस भागता हुआ आया, दूर से हाथ हिलाते हुए, प्रिंसिपल, हमने उसे ढूंढ लिया है, वह वापस आ रहा है। डॉन हुई एक धूल के बादल को उठाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गए। वह उठना चाहते थे, लेकिन उस छोटे स्टूल पर बहुत देर तक बैठने के कारण और अपने खुद के वजन के कारण उनके पैर सुन्न हो गए थे। वह उठने में विफल रहे और इसके बजाय जमीन पर गिर गए। लेकिन उन्होंने उठने की कोशिश नहीं की, उनकी आंखें आंसू से भरी थीं। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है, ये शानदार है। 18 अध्याय 18 मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जब डॉन हुई ने सूरज को देखा तो ऐसा लगा जैसे डूबते हुए आदमी को जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। वह तेजी से कदमों से दौड़कर गया और दूर से ही वह खिलखिलाया और कहा, आह छोटे मालिक सूरज, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना है। स्कूल यहाँ गलत है और मैं स्कूल की ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस घटना को गंभीरता से संभाला जाएगा और मैं निश्चित रूप से छोटे मालिक सूरज को एक संतोषजनक जवाब दूंगा। आत्मा खोज तकनीक के साथ सूरज को डॉन हुई को देखने के लिए केवल एक नज़र की ज़रूरत थी कि क्या हुआ था। वह खुद ही सूखी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने चीज़ों को इस हद तक बढ़ने का इरादा नहीं किया था। हालांकि होशियार सिंह का समय काफ़ी संयोगवश था। पूरे रास्ते में डॉन हुई सूरज के साथ चापलूसी कर रहे थे। डॉन हुई केवल 7वें माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल थे, जबकि जगत राम शहर के सभी स्कूलों की देखरेख करते थे। वह कैसे नहीं डर सकते थे।
इसके अलावा इस घटना में होशियार परिवार भी शामिल था, जो पूरी तरह से उनकी लीग से बाहर था। होशियार सिंह और उनके साथियों के गुस्से में होने के कारण उनके साथ चाटुकारिता करने का कोई समय नहीं था, इसलिए उन्हें सूरज से शुरुआत करनी पड़ी। राजनीतिक शिक्षा के कार्यालय में वापस होशियार सिंह और अन्य अभी भी बैठे थे। अशोक उनके बगल में कांपते हुए खड़े थे और शुरू से अंत तक उनके साथ एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था, जिससे वह और भी असहज हो गए थे। जब होशियार सिंह, जिन्होंने अभी एक चाय का प्याला उठाया था, ने सूरज को देखा तो वह तुरंत खड़े हो गए और तेजी से चले गए, उत्साह से कहा, भाई सूरज, तुम वापस आ गए। होशियार सिंह की कार्रवाई की श्रृंखला ने डॉन हुई और अशोक दोनों के बाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि होशियार सिंह भी सूरज के प्रति इतने विनम्र थे। सूरज की पृष्ठभूमि कितनी जबरदस्त थी। दोनों पुरुषों ने सोचा कि वे सूरज को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि नहीं थी, क्या चल रहा था। सूरज ने होशियार सिंह को जवाब में लापरवाही से सिर हिलाया। हालांकि होशियार सिंह ने जरा सी भी असुविधा महसूस नहीं की। इसके विपरीत उनके विचार में ये ठीक वैसा ही आचरण था जैसा एक सच्चे गुरु को प्रदर्शित करना चाहिए। सूरज के बगल में खड़े होकर होशियार सिंह ने फुसफुसाया, भाई सूरज, हम अभी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने सुना कि स्कूल में थोड़ी अप्रियता हुई थी। मैंने स्थिति के बारे में भी पूछताछ की और स्कूल के प्रबंधन नियम बस अपमानजनक हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाए। सूरज ने कुछ नहीं कहा और सीधे मेज पर बैठने के लिए चला गया, जैसे कि होशियार सिंह उसके बगल में खड़ा अदृश्य था। जगत राम कुछ क्रोधित थे। उनकी लगातार बढ़ती चिढ़ केवल तभी कम हुई जब होशियार सिंह ने उन्हें कई इंगित लुक दिए। हालांकि जगत राम की नज़र सूरज की ओर दोस्ताना होने से बहुत दूर थी। प्रिंसिपल डॉन, तुमने अभी उल्लेख किया कि इस मामले को गंभीरता से संभालने की ज़रूरत है, इसलिए कृपया आगे बढ़ो और अब इससे निपटो, सूरज ने शांति से कहा। ओह, डॉन हुई चौंक गए। उनके पहले के शब्द मुख्य रूप से सूरज की भावनाओं को शांत करने के लिए थे और उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्थिति को कैसे संभालना है। अब जब सूरज उनसे मौके पर ही इससे निपटने के लिए कह रहा था, तो वह नहीं जानते थे कि क्या करना है। ठंडे स्वर में होशियार सिंह ने कहा, प्रिंसिपल डॉन, क्या इस मामले को संभालना मुश्किल है? डॉन हुई ने मुश्किल से निगल लिया और अपने दांत भींचते हुए कहा, राजनीतिक शिक्षा के निदेशक के रूप में अशोक ने सही और गलत में अंतर नहीं किया और नियमों का गंभीरता से उल्लंघन किया। हम उसे उसके कर्तव्यों से मुक्त करेंगे और उसके रिकॉर्ड पर एक बड़ा डिमेरिट डालेंगे। जहां तक सोनू और अन्य की बात है, प्रिंसिपल डॉन, मैं इस संकल्प से संतुष्ट नहीं हूं। सूरज ने उसे सीधे बाधित किया। डॉन हुई चकित थे, उन्हें ठीक इसी बात का डर था। वास्तव में अशोक का अपराध कितना बुरा था। राजनीतिक शिक्षा के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका से राहत पाना पहले से ही एक गंभीर सजा थी। लेकिन मुद्दे की जड़ ये थी कि सूरज के पास होशियार सिंह का समर्थन था और यह प्रबंधित करने का सबसे मुश्किल पहलू था। यह डॉन हुई को जोरों से पसीना आ रहा था। हम अशोक को सार्वजनिक पद से बर्खास्त कर देंगे और जहां तक सोनू और उसके समूह की बात है, पर्याप्त नहीं, सूरज ने बाधित किया। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या? डॉन हुई पूरी तरह से स्तब्ध थे। सार्वजनिक पद से बर्खास्तगी पर्याप्त नहीं थी। अशोक भी स्तब्ध थे। सिर्फ कुछ ही शब्दों में पदावनति और बर्खास्तगी दोनों थी। ये पूरी तरह से बर्बादी थी। पर्याप्त नहीं, अशोक ने अपना आप खो दिया, चिल्लाते हुए, तो मुझे मार डालो। अशोक को देखते हुए सूरज ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने क्या कहा? अशोक गुस्से में थे। ठीक है, मैं पूरी तरह से जाऊंगा। आओ फिर, मुझे मार डालो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? आओ, इसे करो। जगत राम, होशियार सिंह, तुम्हारा होशियार परिवार इतना शक्तिशाली है। आओ, मुझे मार डालो। डॉन हुई ने तेजी से अपने हाथ हिलाए, लेकिन अशोक ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लानत है, वैसे भी उसे निकाल दिया जाने वाला था। प्रिंसिपल के विचार की परवाह क्यों करें? जगत राम ने माथे पर बल डाला और होशियार सिंह भी कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, फुसफुसाते हुए, भाई सूरज, यह मामला, ये वास्तव में इतना गंभीर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सूरज ने अपना सिर घुमाया और होशियार सिंह को देखा, जिससे होशियार सिंह के बाकी शब्द तुरंत उनके गले में चोक हो गए। हालांकि वह होशियार परिवार का वंशज था, फिर भी उसने सूरज के साथ नज़रें मिलाने पर संदेह महसूस किया। युवा, ये केवल स्कूल के भीतर एक छोटा आंतरिक मुद्दा है। क्या वास्तव में इतना हंगामा करने की ज़रूरत है? जगत राम ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। गुस्से में कहा, तुम उसे मारना चाहते हो?
क्या तुम सोचते हो कि तुम एक सम्राट हो, जीवन और मृत्यु का फैसला करने में सक्षम? यहाँ तक कि सम्राटों को भी किसी को मारने के लिए एक अपराध की जरूरत होती है। अशोक ने ऐसा क्या किया है कि वह मौत का पात्र हो? आगे बढ़ो, उसे मार डालो और मुझे दिखाओ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। तुम कौन होते हो, इतने अहंकारी? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? क्या उन्होंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि जब संभव हो तो दूसरों को बख्श दें? सूरज ने जगत राम पर एक नज़र डाली और एक ठंडी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। धीरे धीरे खड़े होकर वह जगत राम की ओर चला गया और अचानक उसे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। कमरे में लोग स्तब्ध थे। क्या यह एक विद्रोह था? होशियार सिंह भी चौंक गए। जगत राम को होश में आने में एक पल लगा और वह तुरंत दहाड़ उठा। तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? फिर से मेरे माता पिता का उल्लेख करो और मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सूरज ने दहाड़ लगाई। जगत राम को इतना हिला दिया कि वह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। डॉन हुई, चूंकि तुमने मुझे वापस बुलाया है तो मैं आज इस मामले को हल कर दूंगा। सूरज ने एक हाथ बढ़ाया, सीधे अशोक की ओर इशारा करते हुए। अशोक, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास किरण के मामले के बारे में कुछ कहने के लिए है? अशोक तुरंत कांप उठे और विनय की आंखें घबराहट में चारों ओर घूमने लगीं। किरण, क्या मामला? डॉन हुई ने आश्चर्य में पूछा। अशोक, खुद बोलो, सूरज ने ठंडे स्वर में कहा। अशोक की नज़र सिकुड़ गई और उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे कोई पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, सूरज ने व्यंग्य किया और होशियार सिंह से कहा, छोटे मालिक होशियार, मेरा एक एहसान करो और मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूंगा। होशियार सिंह का इस बार का दौरा बड़े पैमाने पर इस मामले के लिए था और यह सुनकर वह खुशी से फूले बिना नहीं रह सके। भाई सूरज, बस अपना आदेश दो। कुछ जड़ी शक्तिशाली मशीनरी फैक्ट्री। जब सूरज इसके गेट पर पहुंचा तो उसने स्थिति में कुछ अजीब देखा। आमतौर पर चौड़ा खुला रहने वाला दरवाज़ा अब केवल आधा खुला था। ऊपर एक बैनर लगा था जिसमें डायरेक्टर होशियार और उनके दल का कार्य निरीक्षण के लिए स्वागत किया गया था। जैसे ही सूरज ने गेट में प्रवेश किया, उसे गेटकीपर बूढ़े चंदन ने रोक लिया। अरे, बस अंदर मत घुस जाओ, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, बिना अनुमति के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बूढ़े चंदन, जो लंबे समय से वहां काम कर रहे थे और सूरज के पिता सुरेश के दोस्त थे, सूरज से परिचित थे। ये सुनकर सूरज मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, चंदन अंकल। ओह, सूरज। बूढ़े चंदन सूरज को पहचानकर तुरंत कहा, तुम वापस आ गए बच्चे। ये बहुत अच्छा है, बूढ़े सुरेश रोज तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अब तुम आखिरकार घर आ गए हो। सूरज मुस्कुराया और कहा, चंदन अंकल, मैं डायरेक्टर दास से कुछ बात करने आया हूँ। ओ प्रिय, यह अच्छा समय नहीं है, बूढ़े चंदन ने परेशान होकर कहा। डायरेक्टर होशियार और उनका दल अभी अभी फैक्ट्री में दाखिल हुआ है और डायरेक्टर दास निरीक्षण पर उनके साथ हैं। इस समय ये सिर्फ तुम नहीं हो, जो कोई भी हो वह डायरेक्टर दास से नहीं मिल पाएगा। सूरज, तुम उनकी जांच खत्म होने तक यहाँ थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करते? सूरज ने धीरे से सिर हिलाया और अभी सुरक्षा कक्ष में बैठा ही था कि अचानक दो कारें फैक्ट्री से दहाड़ती हुई निकलीं। क्या हुआ, क्या चल रहा है? बूढ़े चंदन ने आश्चर्य से पूछा। ये बुरा है। तीसरी मंजिल से एक पुर्जा गिरा और डायरेक्टर होशियार को लगा। बूढ़े चंदन, जल्दी करो और गेट खोलो, डायरेक्टर दास डायरेक्टर होशियार को अस्पताल ले जा रहे हैं। बूढ़े चंदन ने जल्दी से गेट खोला और दोनों वाहन फैक्ट्री क्षेत्र से तेजी से बाहर निकल गए। सूरज ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा और दीपक उनमें से एक कार में बैठा था। सूरज खड़ा हो गया और ठीक समय पर दीपक और दास दोनों एक साथ थे। वह उन दोनों को एक ही बार में संभाल सकता था। 1 घंटे बाद सूरज शहर के अस्पताल पहुंचा। सूरज डायरेक्टर दास और अन्य लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा था जब अचानक कई लोग उसके पास से भागे। उनमें से एक, सोने के रिम वाले चश्मे वाला एक युवक, विशेष रूप से चिंतित लग रहा था। दौड़ते समय उसने चिंता से कहा, तुम्हारे अस्पताल के लोग क्या कर रहे हैं? इतने लंबे समय के बाद भी तुमने सर्जरी क्यों शुरू नहीं की है? अगर मेरे पिता को कुछ होता है तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पसीने से तरबतर कहा, युवा होशियार, कृपया गुस्सा न हो। ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, बस यह है कि हम वास्तव में नहीं कर सकते। आप खुद जानते हैं, डायरेक्टर होशियार को दिल की बीमारी है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है और उन्होंने बहुत खून भी खो दिया है।
अगर हमने अभी ऑपरेशन करने की हिम्मत की तो डायरेक्टर होशियार शायद बच नहीं पाएंगे। हम वास्तव में हिलने की हिम्मत नहीं करते हैं। युवा होशियार, डीन ललित इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वह निश्चित रूप से हमें धोखा नहीं देंगे। आइए हम पहले ऊपर चलें और उनकी जांच करें। मैं तुम्हारे दादाजी को ये खबर कैसे सुनाऊंगा? मेरे दादाजी को इसके बारे में पता न चलने दें। युवा होशियार ने गुस्से में कहा। शहर से सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को यहाँ बुलाओ। अगर वे पर्याप्त नहीं हैं तो प्रांतीय राजधानी जाओ। हमें हर कीमत पर मेरे पिता को बचाना होगा। सूरज ने दीन ललित पर एक नज़र डाली और थोड़ा माथे पर बल डाला। दीन ललित की अभिव्यक्ति को देखते हुए डायरेक्टर होशियार की स्थिति काफ़ी गंभीर लग रही थी। ये भी सवाल था कि क्या वह शहर के विशेषज्ञों के आने तक टिक पाएंगे। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। सूरज समूह का पीछा करते हुए ऊपर गया। ऑपरेटिंग रूम के बाहर भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी आधे थे। युवा होशियार को आते देख भीड़ ने तुरंत उसे घेर लिया। समय बर्बाद करने का समय नहीं है। युवा होशियार ने अपना हाथ हिलाया और गहरी आवाज में कहा, दीन ललित, ऑपरेशन शुरू करो। दीन ललित की आंखें चौड़ी हो गईं और एक लंबे पल के बाद उसने दुख से कहा, युवा होशियार, ऐसा नहीं है कि हम शुरू नहीं करना चाहते, बस यह है कि हमारे पास वास्तव में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, कोई रास्ता नहीं? युवा होशियार ने गुस्से में चिल्लाया। तुम डॉक्टर हो, तुम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। दीन ललित लाचारी के भाव से लेकिन विरोध करने की हिम्मत न करते हुए कांपते हुए कहा, युवा होशियार, डायरेक्टर होशियार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरा अनुमान है कि वह आधे घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। हम लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते क्या? युवा होशियार का शरीर हिल गया। उसने अपना सिर वार्ड की ओर मोड़ा और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप गया। आसपास के लोगों के चेहरे भी उदास लग रहे थे। अगर डायरेक्टर होशियार मर गए तो उनका क्या होगा? डायरेक्टर दास भी भीड़ के बीच खड़े थे। उनका रंग तुरंत मौत जैसा पीला पड़ गया। ये घटना उनकी फैक्ट्री में हुई थी और यह एक सुरक्षा खतरा था जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। अगर डायरेक्टर होशियार मर गए तो उनका भी अंत हो जाएगा। दीन ललित, कृपया कुछ सोचो, कुछ भी, डायरेक्टर होशियार को बचाने के लिए। डायरेक्टर दास ने रोते हुए लहजे में कहा। दीन ललित शाप देना चाहता था। लानत है, अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो क्या मैं अभी भी यहाँ खड़ा होकर कुछ नहीं कर रहा होता? इस बीच दीपक चुपचाप युवा होशियार के पास आया और फुसफुसाया, युवा होशियार, ये घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। वास्तव में हमारी फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण काफ़ी अच्छे हैं। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाया है। डायरेक्टर होशियार ठीक हो जाएंगे। युवा होशियार अचानक मुड़ा, दीपक के चेहरे पर थप्पड़ मारा और शाप दिया, इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम अभी भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे पिता को कुछ होता है तो तुम्हारा पूरा परिवार एक और दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। दीपक इतना डर गया कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। पुराने शहर जिले में उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, लेकिन युवा होशियार की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। पीछे से सूरज ने एक हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ होते देखा। सूरज ने मूल रूप से ऊपर आकर डायरेक्टर दास और उसके बेटे से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे अचानक एक और विचार आया। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ। सूरज अचानक बोल पड़ा। हर कोई देखने के लिए मुड़ा। सूरज अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, शांति से सबको देख रहा था। हालांकि यहाँ के ज्यादातर लोग गणमान्य व्यक्ति और कुलीन थे, उसकी नज़रों में वे कुछ भी नहीं थे। सूरज को देखकर दीपक तुरंत गुस्से से फट पड़ा, जोर से शाप दिया, सूरज, तुमने यहाँ मौत को बुलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें। चुप रहो, युवा होशियार दहाड़ा और दीपक तुरंत आज्ञाकारी हो गया। युवा होशियार ने सूरज को देखा और थोड़ा माथे पर बल डाला, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ, सूरज ने जवाब दिया। भीड़ चकित थी और एक आदमी ने तुरंत डांटा, इस बच्चे को यहाँ किसने आने दिया, बकवास करना बंद करो। सूरज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उसने शांति से युवा होशियार को देखा और कहा, शर्त यह है कि तुम मेरा एक एहसान करो। युवा होशियार ने थोड़ा माथे पर बल डाला और दीन ललित को देखा, जिसने तुरंत कहा, यह असंभव है, डायरेक्टर होशियार की स्थिति को चिकित्सकीय रूप से मृत माना जाता है।
डायरेक्टर होशियार को पुनर्जीवित करना वह पुनरुत्थान है, ये बस संभव नहीं है। बच्चे, क्या तुम यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो? क्या तुम चिकित्सा को समझते भी हो, यहाँ बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? यहाँ इतने विशेषज्ञ हैं, तुम्हें ऐसे साहसिक दावे करने में खुद को मूर्ख बनाने का डर नहीं है? यह पागल कहाँ से आया, इसे बाहर निकालो। सूरज ने उनके मजाक को नज़रअंदाज किया और केवल युवा होशियार को देखा। वह मौत से ज़्यादा दूर नहीं है और ये लोग उसकी जान नहीं बचा सकते। तुम इसे क्यों नहीं आजमाते? अगर तुम सही चुनते हो तो वह शायद बच जाए, है न? युवा होशियार एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। युवा होशियार, यह नहीं किया जाना चाहिए। दीन ललित ने जल्दी से कहा, डायरेक्टर होशियार की वर्तमान स्थिति किसी भी गड़बड़ी को सहन नहीं कर सकती। ये बच्चा शायद पागल है, अगर आप उसे डायरेक्टर के साथ खिलवाड़ करने देते हैं तो मुझे डर है कि वह तुरंत। युवा होशियार ने माथे पर बल डाला और उस पर एक नज़र डाली। हम पहले से ही सबसे बुरी स्थिति में हैं, इससे कितना बुरा हो सकता है? इसके अलावा वह यहाँ है, वह भाग नहीं सकता, तो तुम किस बात से डर रहे हो कि वह क्या करने जा रहा है? सूरज मुस्कुराया। ये युवा होशियार काफ़ी निर्णायक आदमी था। मेरे दोस्त, तुम शुरू कर सकते हो, युवा होशियार ने धीरे से कहा। सूरज वार्ड में दाखिल हुआ और ध्यान से डायरेक्टर होशियार की चोटों और उनकी स्थिति का भी निरीक्षण किया। डायरेक्टर होशियार की चोटें गंभीर थीं, लेकिन जानलेवा नहीं थीं। मुख्य समस्या ये थी कि डायरेक्टर होशियार को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारी थी। उनका शरीर पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं था। अब अत्यधिक रक्तहानि के साथ अगर उन्होंने सर्जरी करवाई तो वह बस मर जाएंगे। फिर भी ऑपरेशन न करना भी असंभव था, यही असली कठिनाई थी। लेकिन सूरज के लिए इसमें से कोई भी समस्या नहीं थी। भाग्य ग्रंथ में दर्ज चिकित्सा तकनीकें पृथ्वी पर सभी चिकित्सा विज्ञान से परे थीं, विचार करने पर भ्रमित करने वाली थीं। इसके अलावा इसके अनुसार डायरेक्टर होशियार जैसी चोटों का इलाज करने की तो बात ही छोड़ो, पर्याप्त सीखने के साथ मरे हुए को वापस लाना या हड्डियों पर मांस फिर से उगाना संभव हो सकता है। बेशक पहले पन्ने पर दर्ज सामग्री अभी तक उस क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी। हालांकि यह अभी के लिए पर्याप्त था। फार्मेसी जाओ और मेरे लिए कई जड़ी बूटियां लाओ। सूरज ने कुछ जड़ी बूटियों के नाम सूचीबद्ध किए, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। उन्हें पीसकर पाउडर बनाओ और यहाँ लाओ। युवा होशियार ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। दीन ललित काफ़ी असंतुष्ट थे, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से जड़ी बूटियां लेने गए। थोड़ी देर बाद जड़ी बूटियां वापस लाई गईं। सूरज ने जड़ी बूटियां लीं और उन्हें सीधे डायरेक्टर होशियार के मुंह में डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? दीन ललित ने सदमे में चिल्लाया। वह पाउडर वाली दवा है, सामान्य लोग इससे दम घुट सकते हैं। डायरेक्टर होशियार की वर्तमान स्थिति के साथ उन्हें इस तरह खिलाना, क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? युवा होशियार भी दंग रह गया। वह सहज रूप से सूरज को रोकना चाहता था, लेकिन अंततः कार्य नहीं किया। डायरेक्टर होशियार की स्थिति के साथ उन्हें कहावत के अनुसार मरे हुए घोड़े को जिंदा घोड़े का डॉक्टर दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ा। सूरज ने उसे नज़रअंदाज किया, अपने शरीर से चांदी की सुइयों का एक पैक निकाला। सूरज ने 7 सुइयां निकालीं और उन्हें धीरे धीरे डायरेक्टर होशियार के शरीर में डाला। हर सुई पूरी तरह से डाली गई थी, जिसमें कुछ भी बाहर नहीं निकला था। डायरेक्टर होशियार पहले से ही इस स्थिति में हैं और तुम अभी भी उन्हें सुइयों से चिपका रहे हो। दीन ललित चिल्लाया। और चांदी की सुइयों से? ये झोलाछाप डॉक्टर कहाँ से आया? क्या तुम डायरेक्टर होशियार को मारना चाहते हो? अन्य लोगों ने भी गुस्से का भाव पहना। सूरज का इलाज का तरीका वास्तव में अकल्पनीय था। दीपक का चेहरा हालांकि खुशी से भरा हुआ था। उसने सचमुच उम्मीद की थी कि डायरेक्टर होशियार सूरज के हाथों मर जाएंगे। इस तरह युवा होशियार की नफरत सूरज पर चली जाएगी। उनका परिवार एक आपदा से बच सकता है और उसे अपना बदला मिल सकता है। जैसे ही सूरज ने 8वीं सुई उठाई, वार्ड में हॉट मॉनिटर ने अचानक एक लंबी बीप दी। ये दिल के रुकने का संकेत था। हर कोई दंग रह गया और फिर रोने लगा। दीपक, जैसे अफसर को जब्त कर रहा हो, ने सूरज की बांह पकड़ी और जोर से चिल्लाया, तुमने डायरेक्टर होशियार को मार डाला है। 19 अध्याय 19। सूरज कक्षा में नहीं गया, न ही वह स्कूल में रुका। इसके बजाय वह सीधे नंदपुर शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में दूसरे मार्ग की गली गया, जो अपने भूमिगत प्राचीन वस्तु बाजार के लिए जाना जाता है। बेशक इस जगह में असली और नकली का मिश्रण था। ज्यादातर नकली सामान, लेकिन कुछ असली वस्तुएं भी थीं। क्या आप उन्हें अलग पहचान सकते हैं? यह आपकी समझने की क्षमता पर निर्भर करता था।
सूरज यहाँ मुख्य रूप से एक उपयुक्त कड़ाही कॉल्ड्रन खोजने आया था। आखिरकार उसकी ताकत बहुत कम थी, उसकी सच्ची ऊर्जा अपर्याप्त थी, और अगर उसने अकेले दवा को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग को निगलना का उपयोग किया तो औषधीय गुणों का विलुप्त होना आसान था। हालांकि एक कड़ाही का उपयोग करके उस खपत को काफी कम किया जा सकता था, और प्राचीन वस्तुओं के बीच उपयोग के लिए एक उपयुक्त कड़ाही हो सकती थी। दूसरे मार्ग की गली पर एक चक्कर लगाने के बाद सूरज को वह नहीं मिला जो वह चाहता था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने एक फूहड़ दिखने वाले आदमी को एक बक्सा पकड़े हुए देखा जो गली के कोने पर एक दुकान में चुपके से प्रवेश कर रहा था। जिसने वास्तव में सूरज का ध्यान खींचा वह बक्से के भीतर से मंद प्रकाश की हल्की सी झलक थी। सूरज दुकान में दाखिल हुआ, जिसमें पहले से ही कुछ ग्राहक अंदर थे। दुकान का मालिक 40 या 50 के दशक का एक आदमी था, गोलमटोल और सफ़ेद, जो हानिरहित लग रहा था, जो अब एक महिला के बगल में विनम्रता से मुस्कुरा रहा था। महिला लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर 70 थी, एक काले वन पीस पोशाक और लंबे जूते पहने हुए थी जो उसकी बेहद पतली टांगों को जोर दे रहा था। उसने धूप का चश्मा पहना था जिसने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। लेकिन जो उजागर हुआ था उससे उसे पहले ही बेहद सुंदर बताया जा सकता था। फूहड़ आदमी ने स्थिति देखकर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, दुकान के एक कोने में चुपचाप छिप गया। महिला की एक मजबूत उपस्थिति थी और सभी डिस्प्ले केस का निरीक्षण करने के बाद उसने दुकान के मालिक को देखा और कहा, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, अपना संग्रह बाहर लाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। सुश्री, आपकी एक उत्कृष्ट आंख है, ये वस्तुएं यहाँ दूसरों को बेचे जाने पर अच्छा सामान मानी जाती हैं, लेकिन आपके सामने उन्हें केवल कचरा माना जा सकता है। दुकान के मालिक ने तुरंत चापलूसी के साथ समर्थन किया, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए कुछ वास्तव में मूल्यवान संग्रह लाऊंगा। महिला ने उसे नज़रअंदाज किया और सीधे मेज पर बैठ गई। दुकान का मालिक जल्दी से पीछे के कमरे में भागा। सूरज और फूहड़ आदमी के पास से गुजरते हुए उन्हें बधाई देने का समय नहीं मिला। सूरज उदासीन था, सीधे फूहड़ आदमी की ओर चला गया। आदमी के हाथों में बक्से को थोड़ी देर घूरने के बाद सूरज ने पूछा, तुम इसे कितने में बेच रहे हो? फूहड़ आदमी चौंक गया, वह इसे दुकान के मालिक को बेचने की योजना बना रहा था, कोई और इसे पहले कैसे खरीदना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी वस्तु इतनी मांग में थी? वह फूहड़ आदमी ने सोचा और अपने दांत भींचे। 1 लाख, 1 लाख। सूरज ने सोच समझकर सिर हिलाया और चुप हो गया। महिला ने सूरज पर एक नज़र डाली, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का एक निशान आया। 1 लाख, इसमें क्या मूल्यवान हो सकता है? क्या असली प्राचीन वस्तुएं 3 लाख या 5 लाख से शुरू नहीं होती थीं? सूरज की नज़र दुकान के अंदर के डिस्प्ले पर गई, आखिरकार महिला पर बस गई। वह सीधे उसकी ओर चला गया। महिला ने थोड़ा माथे पर बल डाला और कुछ आदमी तुरंत आगे आए, सूरज का रास्ता रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? अंगरक्षक जैसे पुरुषों में से एक ने गहरी आवाज में पूछा। सूरज ने उसे नज़रअंदाज किया, महिला को देखते हुए, मैं तुम्हारे 3 मिलियन बचाऊंगा और तुम मुझे 1 लाख दोगी, कैसा रहेगा? हर कोई हक्का बक्का रह गया। महिला ने सूरज पर एक नज़र डाली और पूछा, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ एक वस्तु है जिसकी कीमत 30,000 है, लेकिन वास्तव में इसका मूल्य लगभग 3 मिलियन हो सकता है। सूरज ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कौन सा है, तुम्हें 3 मिलियन बचाने में मदद करूंगा और तुम मुझे इनाम के रूप में 1 लाख दोगी। महिला की भान तन गई और अंगरक्षक तुरंत हंस पड़ा, यह पागल आदमी कहाँ से आया, ऐसे अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत कर रहा है? 3 मिलियन मूल्य की कोई चीज़ 30,000 में कीमत? क्या तुम सोचते हो कि दुकान का मालिक मूर्ख है? क्या तुम सोचते हो कि इन दुकानों को चलाने वाले लोग अपने माल का मूल्य नहीं जानते? एक शांत आचरण के साथ सूरज ने कहा, हम अभी यहाँ हैं, चाहे ये सच हो या नहीं, चलो इसे जांच कर पता लगाते हैं। मेरा अनुरोध तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, शुल्क के रूप में 1 लाख। अगर यह सच है तो तुम 3 मिलियन कमाती हो। अगर मैं गलत हूं तो मैं 30,000 का भुगतान करूंगा। किससे भुगतान करोगे? क्या तुम्हारे पास 30,000 भी हैं? अंगरक्षक ने तिरस्कार के साथ सूरज को देखा, तुम्हारा पूरा परिधान, जूते और मोजे सहित 100 रुपये से अधिक नहीं है ना? उसके साथ तुम्हारे पास अभी भी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। क्या तुम दुकान के मालिक के प्लांट नहीं हो? लेकिन अगर यह एक चाल है तो यह बहुत पुराना नहीं है ना? सूरज ने अंगरक्षक पर ध्यान नहीं दिया, बस शांति से महिला को देखा।
महिला ने सूरज को लंबे समय तक घूर कर देखा, फिर अचानक कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ कौन सी वस्तु 3 मिलियन मूल्य की है। दुकान के मालिक को बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ सुलेख और चित्रकला पकड़े हुए उत्साह से कहा, सुश्री देखो, ये वांग ज़िजी की एक वास्तविक उत्कृष्ट कृति है, और यह गु कैची का एक मूल है, साथ ही लियू ज़ोंगिवान का एक वास्तविक टुकड़ा है। सभी विशाल मूल्य के खजाने हैं। मैं उन्हें किसी को भी प्रकट नहीं करूंगा। महिला ने इन सुलेखों और चित्रों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। उसने सूरज को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब तुम अपना शो शुरू कर सकते हो। सूरज सीधे डिस्प्ले केस में से एक पर चला गया, अंदर एक फूलदान की ओर इशारा करते हुए, ये वाला। महिला ने एक नज़र डाली, कीमत 30,000, कुछ भी विशेष रूप से प्राचीन या ज्यादा मूल्य का नहीं। फिर भी उसने अपने हाथ की लहर के साथ दुकान के मालिक को इशारा किया, मैं ये वाला लूंगी। दुकान का मालिक स्तब्ध था। महिला दुकान में प्रवेश करने पर दसियों या सैकड़ों हजारों मूल्य की वस्तुओं के लिए पूछ रही थी। उसने कभी भी इन छोटी वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब उसका क्या मतलब था? वह वास्तव में 30,000 मूल्य की एक वस्तु चाहती थी। हालांकि एक छोटी बिक्री भी अभी भी व्यवसाय थी। दुकान के मालिक ने जल्दी से फूलदान निकाला और महिला को सौंप दिया। महिला ने अस्वीकृति के साथ अपना हाथ हिलाया, जबकि उसके बगल में अंगरक्षक हिचकिचाया, फुसफुसाते हुए, सुश्री, इस आदमी की पृष्ठभूमि अस्पष्ट है। महिला ने उसे घूर कर देखा और अंगरक्षक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दुकान के मालिक को देने के लिए 30,000 निकाले। दुकान का मालिक मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसने चीनी मिट्टी के फूलदान की कीमत सिर्फ दिखाने के लिए 30,000 निर्धारित की थी। 3,000 की कीमत काफ़ी अच्छी होती। इसे 30,000 में बेचकर उसने एक भाग्य बना लिया था। महिला चीनी मिट्टी के फूलदान के साथ सूरज के पास चली गई और कहा, ठीक है, अब मुझे बताओ, ये फूलदान 3 मिलियन मूल्य का कैसे है? सूरज ने फूलदान लिया और लापरवाही से उसे दरवाजे के फ्रेम से खटखटाया। दुकान का मालिक सदमे में चिल्लाया और अंगरक्षकों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 30,000 का एक टुकड़ा बस इस तरह टूट गया। महिला का चेहरा तुरंत बदल गया, ये सोचकर कि वह उसे बेवकूफ़ बना रहा था। उस वार के बाद फूलदान दरारों से ढंक गया था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण चूर चूर हो सकता है। ये 30,000 का टुकड़ा अब बेकार था। तुम क्या कर रहे हो? महिला ने आग्रह से पूछा। उसने सूरज जैसा किसी को पहले कभी नहीं देखा था। एक शब्द के बिना सूरज ने फूलदान को फिर से टैप किया और यह पूरी तरह से अलग हो गया। हालांकि उसी क्षण कुछ आश्चर्यजनक हुआ। टूटे हुए चीनी मिट्टी के फूलदान के अंदर एक छोटा जेड फूलदान था, जो अंदर पूरी तरह से घोंसला बना हुआ था। सभी की आंखें बल्ब की तरह निकलीं और महिला ने अपना धूप का चश्मा उतारा। सूरज के हाथों में जेड फूलदान को अविश्वास से देख रही थी। महिला वास्तव में सुंदर थी। अपना धूप का चश्मा उतारने से वह और भी आकर्षक लग रही थी। केवल उसके चेहरे से ही आंकलन करें, उसकी सुंदरता निश्चित रूप से 9 से ऊपर थी, शायद 9 और आधा भी। इससे भी अधिक, उसका स्वभाव असाधारण था। ऐसी सुंदरता अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी को पार कर गई। लेकिन उस क्षण किसी को भी महिला की सुंदरता की परवाह नहीं थी, उसकी नज़र सहित, क्योंकि हर कोई सूरज के हाथों में जेड फूलदान पर केंद्रित था। क़यानलों काल का एक दरबारी उपयोग जेड फूलदान, सूरज ने कहा, फूलदान को महिला को पास करते हुए। ये कभी शाही अध्ययन कक्ष में बैठता था। जहां तक कीमत की बात है, तुम क्या सोचती हो? हिलकर महिला ने जेड फूलदान स्वीकार किया, इसे अच्छी तरह से जांचा इससे पहले कि आश्चर्य में सूरज को देखा। भले ही यह सिर्फ क़यानलों काल का एक जेड फूलदान हो, इसका मूल्य 3 मिलियन से ऊपर है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह कभी क़यानलों शाही अध्ययन कक्ष में था? सूरज ने लापरवाही से जेड फूलदान के नीचे की ओर इशारा किया। महिला ने इसे पलटा और तुरंत चौंक गई जब उसने उस पर खुदे हुए 3 अक्षर देखे, शाही अध्ययन कक्ष। हे भगवान, ये वास्तव में क़यानलों शाही अध्ययन कक्ष में था। महिला ने विस्मय से कहा, इस जेड फूलदान का मूल्य अथाह होना चाहिए। चाचा ही, एक नज़र डालो। महिला ने अपने पीछे एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति को जेड फूलदान सौंप दिया। एक पूरी तरह से जांच के बाद उसने उत्साह से कहा, कोई गलती नहीं है, ये वास्तव में क़यानलों काल का एक खजाना है और शिल्प कौशल स्पष्ट रूप से शाही है, यह नकली नहीं हो सकता। शाही अध्ययन कक्ष के लिए अक्षर विशेष रूप से इन फूलदानों की पहचान करने के लिए उत्कीर्ण किए गए थे, और अगर एक साधारण व्यक्ति ऐसे अक्षरों को उत्कीर्ण करता है, तो इसका मतलब महान अनादर के लिए मौत की सज़ा होगी। केवल सम्राट को उनका उपयोग करने का अधिकार था।
तो इसका मूल्य कितना है? महिला ने अभी भी सदमे में पूछा। यह, चाचा ही ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि कहा, 20 मिलियन से ऊपर। क्या? महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। 20 मिलियन से ऊपर एक चौंका देने वाली राशि थी। दुकान का मालिक जमीन पर गिर गया। उसे खुद को मारने की इच्छा महसूस हुई। 20 मिलियन का एक टुकड़ा सिर्फ 30,000 में बेचा गया। वह खुद से इतना खुश था ये सोचकर कि उसने लाभ कमाया है। सूरज शांत रहा। 3 मिलियन, 20 मिलियन, उसके लिए वे सभी भौतिक थे। ठीक है, अब तुम्हारे लिए अपना वादा पूरा करने का समय है, सूरज ने कहा। इस वस्तु का मूल्य 3 मिलियन से अधिक है और तुमने मुझसे 1 लाख का वादा किया था। भुगतान करने का समय आ गया है। तभी महिला अपने होश में वापस आए। उसने आश्चर्य में सूरज को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि युवा आदमी के इरादे क्या थे। फूलदान के अमूल्य मूल्य को पहचानने के बावजूद उसने इसे खुद नहीं खरीदा, दूसरों को 20 मिलियन बनाने दिया। ये कहना कि उसे पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह 1 लाख के बारे में इतना आग्रही क्यों था? तुमने 20 मिलियन मूल्य का फूलदान खुद क्यों नहीं खरीदा? महिला ने अविश्वास से पूछा। क्योंकि मेरे पास 30,000 नहीं है, सूरज ने जवाब दिया। महिला को लगा जैसे वह इस अप्रत्याशित जवाब पर खून थूकने वाली थी। 30,000 के बिना क्या वह उधार नहीं ले सकता था? लाभ 20 मिलियन होगा, अपने जीवन में फिर कभी पैसे की चिंता न करने के लिए पर्याप्त है। और उसने इस अवसर को फिसलने दिया क्योंकि उसके पास 30,000 नहीं थे। मेरा 1 लाख, सूरज ने उसे फिर से याद दिलाया। 1 लाख पर्याप्त नहीं होगा, महिला ने तेज आवाज में कहा, फिर अपने अंगरक्षकों की ओर मुड़ी और कहा, उसे पूरे 3 मिलियन दो।